जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बैकअप मिल जाएगा सर बाद में। ओके, बहुत सारा वीडियो अपलोड होना बाकी रह गया, जानते हो। कोशिश कर रहा हूँ सर अपलोड करने का। आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोग बोला सर ये वीडियो चाहिए, वो वीडियो चाहिए, मैंने अभी तक नहीं दे पाया। दे दूंगा सर। कल वही सब काम कर रहे थे, कल ऐसे भी थोड़ा यहाँ पर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था। ओके सर, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, जर्नल एंट्री में डिस्कशंस कर रहे थे। जैसे कि आप सबको पता है कि जर्नल एंट्री का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जर्नल मतलब अकाउंट्स का जान। जर्नल का मतलब क्या है? अकाउंट्स का जान है। तो मतलब अगर किसी को अकाउंट्स सीखना है, किसी को अकाउंट्स में आगे अपने आप को ग्रो करना है, तो जर्नल एंट्री बहुत वाइटल है। जिस जर्नल एंट्री में हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, और थोड़ा बेसिक जर्नल एंट्री की है। अभी डे बाय डे हम लोगों का जर्नल एंट्री का लेवल अप हो रहा है, और भी नेक्स्ट डे में और जर्नल एंट्री लेवल अप हो जाएगा। मैं आपको एकदम कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि एकदम टॉप लेवल का जर्नल एंट्री सिखाने का। मतलब वैराइटीज काइंड्स ऑफ जर्नल एंट्री में हम लोग बात कर रहे हैं, और एकदम एक एक पॉइंट लेके बात कर रहे हैं। ये सर, नो सर, एक एक पॉइंट लेके बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हेलो। यस सर। यस सर। ओके चलो, आज जो होमवर्क था आप लोगों का, उसी को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग मेरे साथ बस बोलना स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं है। देखो तो स्क्रीन शो हो रहा है ना? हाँ सर, हो रहा है सर। ओके ठीक है, देखो बोर्ड भी दिख रहा होगा। बोर्ड शो हो रहा है ऋषिकेश? हाँ सर, हो रहा है सर। ओके ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन में पूछ लूंगा, डोंट वरी। ओके, तो जर्नल एंट्री इलस्ट्रेशन 8 पे बात करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक बार ऋषिकेश को बस 2 बार बता देना चाहता हूँ एक पॉइंट। दैट इज, जर्नल एंट्री करने के लिए हमें 2 चीज का जरूरत होता है। वन इज गोल्डन रूल, अनदर इज कॉल्ड मॉडर्न और अकाउंटिंग इक्वेशन रूल। म्यूट कर लो, कोई म्यूट नहीं हो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। एक म्यूट का ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में या स्मार्टफोन में, म्यूट कर लो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। म्यूट है, कौन म्यूट नहीं है? ओके, तो जो मैं बोल रहा था, एक है आपका मॉडर्न रूल, जिसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। दैट इज, गोल्डन रूल में आपका 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। ओके, और मॉडर्न में हमारा 5 अकाउंट होते हैं ना। क्या क्या बताओगे थोड़ा सा, प्रगति? मॉडर्न में 5 अकाउंट होते हैं, क्या क्या, फटाफट बता दो। सर एसेट, लायबिलिटीज, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंस। एक्सपेंस। ओके, तो ये हर एक का अपना रूल है, डेबिट क्रेडिट का। ठीक, जैसे पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट का भी रूल है, डेबिट क्रेडिट का। ओके, तो हम लोग कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली रिकमेंड क्या करता हूँ, मेरा नॉर्मल रिकमेंडेशन है सोच का, नॉर्मल रिकमेंडेशन में मॉडर्न रूल में ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, अगर किसी का ये क्लास मिस्ड है, हेलो, किसका म्यूट नहीं है, बार बार बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। नम्रता, नम्रता म्यूट क्यों नहीं कर रही बाबू? बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। হেডফোন হেডফোনটা প্রবলেম করছে। চেঞ্জ করো বাবু, খুব ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে। Okay.
ओके देखो मैं जो बोल रहा था, एक है पर्सनल, एक है नॉमिनल एंड थर्ड इज रियल। ये पर्सनल का रूल्स, नॉमिनल का रूल्स, रियल का रूल्स, ये तीनों रूल्स भी आप लगा सकते हो, लाइक कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, दिस काइंड ऑफ। अगर किसी का बेसिक का पुराना क्लास में से मैं आपको बैकअप वीडियोस दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये सब मेरा डिस्कशंस किया हुआ है, ये गोल्डन रूल भी डिस्कशंस किया हुआ है और अकाउंटिंग इक्वेशन रूल भी मेरा डिस्कस किया हुआ है, मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूंगा। ओके मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इलस्ट्रेशन 8 के साथ जर्नल को ब्रश अप करा लेता हूँ। चलो सर, नो इशू। इलस्ट्रेशन 8 आप मेरे साथ साथ बोलना। अच्छा, फॉर्मेट मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, बार बार ड्रॉ नहीं करूँगा, आप लोग अपने कॉपी में फॉर्मेट ड्रॉ कर लो एक बार। डेट का कॉलम होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, एक डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर, एक लेजर फोलियो। ओके, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड देन डेबिट। ये तो पता ही है सबको, इसमें मैं क्या बताऊं सर, आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हो। और ये है क्रेडिट। ओके सिंपल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और हेडिंग कर लो क्या बोल के, जर्नल बोल के, सिंपल बोल दो जर्नल। अच्छा एक चीज देखो, इलस्ट्रेशन 8 सबको दिख रहा है ना, सबके पास क्वेश्चन है ना इलस्ट्रेशन 8 का? हाँ सर। Yes, sir. ये यस सर, इलस्ट्रेशन यस सर। स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैं ये मत लिखो, आप लोग क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना, मेरे यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया। आप क्वेश्चन के ऊपर लिख लो कि रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट एंड पेमेंट इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा हुआ है, मतलब ये फुल सेटलमेंट का जर्नल एंट्री है। ओके सर, ये आप लोग खुद से लिख सकते हो अपनी कॉपी में, नो प्रॉब्लम। मैं आपको जर्नल बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन ए, इलस्ट्रेशन 8 का फर्स्ट पॉइंट, मैं 1 2 तारीख करके दे सकता हूँ, यहाँ पर तारीख नहीं है सर। ठीक है, डेट नहीं है, जस्ट पॉइंट दिया हुआ है। चलो मैं भी ए बी सी करके ही करता हूँ। तो सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन है रिसीव्ड ₹975 फ्रॉम हरि किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹1000। इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? पहले क्या होना चाहिए बता दो, फिर उसका क्यों बताएंगे, पूछेंगे। एनीवन, क्या एंट्री होना चाहिए? Sir, बोलो। cash account debit, कैश अकाउंट डेबिट, discount account debit, डिस्काउंट, account debit. डिस्काउंट अकाउंट नहीं होता प्रगति, कुछ तो गड़बड़ हो गया। डिस्काउंट अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे? सर फुल सेटलमेंट है सर, उससे 1000 लिया था डिस्काउंट और उसको 975 अलाउड में करो, बेचा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होगा। वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ना, नॉट, मतलब द लैंग्वेज इज नॉट ओनली डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब 2 डिस्काउंट होता है। एक डिस्काउंट अलाउड होता है जब तुम किसी को अलाउ करते हो, और एक डिस्काउंट होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जब तुम किसी से डिस्काउंट लेते हो, है ना। एक डिस्काउंट अलाउड होता है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो कौन सा डिस्काउंट, ये आपको मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो सर क्या मार्क्स काटेगा। ओके, Yes, मार्क्स sir. काटेगा। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्या एंट्री होना चाहिए बताओ? क्रेडिट किसको करेंगे? हरि कृष्ण को। टू हरि किशन, टू हरि किशन, वेरी गुड, टू हरि স্যার किशन। हाँ बोलो। স্যার বলছি একবার ওই কোয়েশ্চেনটা একটু পাঠাবে, আমার কাছে কোয়েশ্চেনটা নেই। তো কাছে কোশ্চেনটা নেই, ওকে আমি ম্যামকে বলে দিচ্ছি, এক সেকেন্ড। বলছি ওই দেখ, এই ঋষিকেশকে কোশ্চেনটা পাঠিয়েছি, একটু পিডিএফটা নাম্বারটার সাথে শেয়ার করে দে তো। ঋষিকেশকে পাঠিয়েছি দুটো পিডিএফ। ওকে নম্রতা যাচ্ছে, দেখ ম্যাম পাঠাচ্ছে। আচ্ছা जस्ट अ मिनट, सेंड कर रहा हूं। देख नम्रता गया, नम्रता शेयर कर दिया। ओके,
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरि किशन। अमाउंट बताओगे कहाँ कितना अमाउंट होगा, ऐसे ये लो। कहाँ सर कितना अमाउंट होगा? कैश अकाउंट में 975, हाँ, डिस्काउंट में 25 डिस्काउंट में 25, एंड टू हरि किशन में 1000। हरि किशन में 1000। वेरी गुड। अच्छा देखो, मैं इसको अगर एनालाइज करूं तो दो तीन चीज बता देना चाहिए। कैश क्यों डेबिट किया? बिकॉज यहाँ पर, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रिसीव रुपीज 975 फ्रॉम हरिकिशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये मुझे स्निग्धा ने पूछा था, सर ये ऑफ हिज अकाउंट का मतलब क्या है? ऑफ हिज अकाउंट का मतलब सर ये हो जाता है स्निग्धा कि हरिकिशन से तुम्हें कितना मिलने वाला था, 1000 मिलने वाला था। अब हरिकिशन क्या कर रहा है, हरिकिशन से तुम्हें मिलने वाला था 1000, बट तुमने क्या सेटल कर दिया, 1000 के बदले तुम बोल रहे हो कि ठीक है, अगर 1000 के बदले आप मुझे 975 दे देते हो तो नो इशू, ठीक है। 975 में नो इशू। बेसिकली ये जो नो इशू आप करके 975 से अपने आप को खुश कर रहे हो ना, हाँ, ये बेसिकली एक तरह का एडजस्टमेंट है, ठीक है, कि भाई मुझे 1000 मिलना था, 1000 तो दे नहीं रहा है, हरिकिशन चाह रहा है कि वो थोड़ा कम देना चाहता है। तो आप देख रहे हो कि भाई मेरा पैसा इतना दिन से फंसा हुआ है। हरिकिशन आपका कौन लगता है? हरिकिशन आपका डेटर है, ओके। हरिकिशन इज योर डेटर, मतलब बेसिकली जिससे आपको पैसा मिलने वाला है ना। डेटर मतलब क्या? जिससे आपको पैसा मिलेगा, वो आपका कौन है? डेटर। बेसिकली हरिकिशन को आपने कुछ सेल किया था, तो जब सेल किया था तो हरिकिशन से आपको 1000 मिलने वाला था, बट आप यहाँ क्या कर रहे हो, 975 से उसको सेटल कर रहे हो। और जैसे आप 975 में सेटल कर रहे हो तो बेसिकली आपका ये हो गया 975, अगर आप ले रहे हो तो डिस्काउंट क्या हो गया, 25, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे प्रगति ने बोला था डिस्काउंट अकाउंट, ओके, यहाँ पर एक कॉमन सेंस भी हम लोग यूज करते हैं। जब आप लोग और आगे आगे प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना, तो अगर कोई डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करता है, ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट को डेबिट करता है, इसका मतलब ये कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि डिस्काउंट अलाउड है वो, ठीक है। तो अगर प्रगति ने जैसे मुझे बताया था कि सर डिस्काउंट अलाउड ना बोल के सिर्फ डिस्काउंट डेबिट किया था, तो मैं इसको स्पेसिफिक सुनना चाहता था। दैट्स वाई मैं उसको पूछा कि डिस्काउंट सिर्फ नहीं, क्या होगा डिस्काउंट, ये तो बताओ। तो अगर आप डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट करोगे ना, तो ये रॉन्ग नहीं है फुल्ली, लेकिन फिर भी ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग अलाउड या रिसीव्ड जरूर लिखना। समझ में आया प्रगति? ठीक है। आपने जो मुझे कहा था कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सर, तो ये बाय कॉमन सेंस ये डिस्काउंट डेबिट तभी होता है जब, नॉर्मली डिस्काउंट आपका क्या है, डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है। जब आप डेबिट करते हो तो वो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आपका बिजनेस में बढ़ने से डेबिट होता है। चाहे आप गोल्डन रूल से भी देख लो या मॉडर्न रूल से भी देख लो। गोल्डन रूल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, एंड मॉडर्न रूल में क्या है, मॉडर्न रूल में एक्सपेंस इंक्रीज मतलब डेबिट है ना। डिस्काउंट जब आप किसी को देते हो, देखो समझो, वेरी गुड सर, डिस्काउंट जब आप किसी को अलाउ करते हो, ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो नॉर्मली गोल्डन रूल क्या बताता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ये गोल्डन रूल कहता है। और अगर आप मॉडर्न रूल में भी देखो, मॉडर्न रूल क्या कहता है, मॉडर्न रूल बहुत इजी कहता है, बोलते हैं अगर बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज है, अगर बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज तो बिजनेस को एक्सपेंस को डेबिट कर दो। तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज, दैट्स वाई डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिट क्यों किए, कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किए, बिकॉज कैश आपका एसेट है, बिजनेस में आपका एसेट इंक्रीज किया है, दैट्स वाई डेबिटेड। हरिकिशन को क्रेडिट क्यों किए, हर एक का रीजन चाहिए हमें, ठीक है। डेबिट का क्यों है, क्रेडिट का क्यों है, हरिकिशन को क्यों क्रेडिट करेंगे, बताओ प्लीज। स्नेहाशीष, हरिजीत, कोई तो बताओ। স্যার হারিকেশন তো আমার কি ডেটার্স ছিল, তো ডেটার্স যদি মানে কাইন্ড অফ অ্যাসেট, তো সেটা ক্রেডিট ডিক্রিজেস হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য ক্রেডিট। वेरी गुड सर, हरिकिशन मेरा डेटर था, ओके। जब मैं हरिकिशन से पैसा ड्यू किया था तब मैं हरिकिशन को डेबिट किया था। अब हरिकिशन मेरा डेटर है, और डेटर मेरा कौन लगता है, एसेट लगता है। बिजनेस में डेटर का मतलब कौन है, एसेट है, बिकॉज जिससे हमको पैसा मिलेगा ना वो मेरा एसेट कहलाता है। तो एसेट जब बिजनेस में डिक्रीज होता है तो हरिकिशन यहाँ पर एसेट है। अभी आगे से मुझे हरिकिशन से पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब मैंने हरिकिशन को सेल किया था तब मेरा एंट्री कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है
ठीक है, ये यहाँ पर डायरेक्ट ए से एंट्री है, लेकिन इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, बी में नहीं बता रहा, सॉरी। इसका एंट्री आपका कुछ ऐसा था, हरिकिशन अकाउंट डेबिट था, जब आप स्टार्टिंग में उसको सेल किया था ना, तो आपने हरिकिशन को डेबिट किया था एज ए डेटर टू सेल किया था आपने, हरिकिशन टू डेटर डेबिट 1000 टू सेल अकाउंट 1000, ऐसा ही किया होगा ना? हेलो, अच्छा इसका प्रीवियस एंट्री, ये जो एंट्री आपको यहाँ दिख रहा है, इसका प्रीवियस एंट्री यही हुआ होगा। तभी तो आज के डेट में, आज प्रेजेंट में आप उससे कैश ले रहे हो, डिस्काउंट देके सेटल कर रहे हो, और हरिकिशन आपका डेटर था ना 1000 में। अब देखो हरिकिशन का वो तो कैंसिल हो गया ना पूरा का पूरा, मतलब आगे से आप हरिकिशन से पैसा नहीं मांग सकते। दैट्स वाई ये हरिकिशन का यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ पर हरिकिशन क्रेडिट हो गया। बेसिकली आपका डेटर एसेट जो था वो डिक्रीज होके टोटल 1000 में डिक्रीज हो गया, मतलब आगे आप हरिकिशन से और पैसा नहीं मांग सकते। बड़ा साइंटिफिक है अकाउंटेंसी, बड़ा साइंटिफिक, एक एक एंट्री आपको बता देता है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट नंबर ए एकदम डिटेल्स में? हेलो हाँ सर, ঋষিকেশ, বোঝা যাচ্ছে ঋষিकेश? हाँ सर বুঝতে পারছি। ओके, एक एक पॉइंट का एकदम डिटेल्स डिस्कशंस करेंगे, बिकॉज हमें जर्नल का एक एक पॉइंट आना चाहिए, एक एक पॉइंट आना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर बी। चलो देखो, एक चीज मैं रोज बताता हूँ, आज फिर से बताऊंगा। नॉर्मली सबका एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मली कि सर एक तो डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, इसमें इतना एनालाइज करने का क्या जरूरत है, इतना एनालिसिस का क्या जरूरत है? सवाल ये उठता है कि एनालिसिस इसलिए करना जरूरी है कि आपको अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है। तो अगर आप चार्टर्ड बनोगे, कॉस्ट बनोगे, सीएस बनोगे, तो कुछ तो स्पेशलिटी आपके अंदर होना चाहिए। या फिर अगर आप नॉर्मल एक कॉमर्स ग्रेजुएट भी आप बनते हो, फिर भी अगर कोई आपको पूछता है कि भाई बता दे इसका कैश का डेबिट क्यों किया, या फिर ऐसे ही, तो क्या तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, वो तो डेबिट करना चाहिए इसलिए कर दिए, एक रूल है उसके बेसिस में। नहीं, रूल का बेसिस तो है, लेकिन रीजन भी होना चाहिए। ओके सर, समझ में आया, अब आगे बढ़ो सर। ठीक है, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या था? रिसीव 975 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹1000। क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट टू श्याम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। 1000 मिलना था, 975 मिला, तो कुछ डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड होगा? है सर। नो सर, सर फुल सेटलमेंट बोले नहीं तो। सर ये फुल सेटलमेंट फुल नहीं सेटलमेंट होगा। नहीं बोला है ना सर, हाँ। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड वेरी गुड, आप लोगों का डिबेट में बड़ा मजा आ गया मुझे, ठीक है। आप लोग डिबेट जो कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ गया। एग्जैक्टली, फुल सेटलमेंट कहाँ बोला है? फुल सेटलमेंट कहाँ बोला है? तो अगर फुल सेटलमेंट नहीं बोला तो हम थोड़ी ना डिस्काउंट शो कर सकते हैं। वेरी गुड, जो 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 लोग ये बात कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो नहीं किए वो सीख लो, नो प्रॉब्लम। कैश अकाउंट डेबिट कितना में करेंगे सर? 975 में करेंगे, एंड टू श्याम करेंगे, बिकॉज कैश मेरा बिजनेस में आ रहा है, कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है, कैश इज माई एसेट। फिर से एनालाइज, एसेट आ रहा है, एसेट इंक्रीज, ठीक है, एरो अप मतलब इंक्रीज, एरो डाउन मतलब डिक्रीज, ओके, एरो अप मतलब इंक्रीज, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में 975 टू श्याम, 975। अब श्याम को क्रेडिट क्यों किए? रीजन बताओ। শ্যাম তো ডেটার ছিল, এবার ডেটার তো পয়সা দেবে তো ওর অ্যাসেটটা তো ডিক্রিজ হয়ে যাবে। डेटा डिक्रीज मतलब शाम से आगे में 975 मेरा कैंसिल हो गया, जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया, आगे मैं शाम से क्लेम नहीं कर सकता, है ना? इन फ्यूचर में शाम से 975 और क्लेम नहीं कर सकता, ओके, लेकिन 25 अभी भी उससे मुझे मिलना है ना? तो वो 25 क्लेम कर सकता, क्योंकि वो सेटलमेंट नहीं हुआ है 25। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? शाम के साथ मेरा 1000 का बात था, लेकिन उसने मुझे कितना पेमेंट किया? 975 किया, तो अभी भी तो 25 का गैप है। ये 25 जो बैलेंस है, ये बैलेंस क्या होगा इसमें? ये 25 बैलेंस को क्या करना चाहिए? इसका कुछ एंट्री यहाँ पर शो करेंगे या नहीं? क्या करेंगे? क्या लग रहा है आपको? नहीं कर सकते, इन फ्यूचर हम उससे मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तो एंट्री शो नहीं होगा।
नहीं, नो एंट्री, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। वेरी गुड, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, बट ये ऑटोमेटिक है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन देखूंगा, ट्रांजैक्शंस देखूंगा, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। मैं ट्रांजैक्शन में देखूंगा भाई उससे तो मेरा 1000 मिलने वाला था और उसने मुझे 975 दिया है ना, उसने मुझे 975 दिया है, तो स्टिल मुझे 25 उनसे मिलने वाला है, क्योंकि फुल सेटलमेंट हुआ नहीं है, फुल सेटलमेंट हुआ ही नहीं है। तो कॉमन सेंस काम कब आएगा सर? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, नरेशन लिखना जरूरी है ना सर? आप लोग बोल नहीं रहे हो सर। नरेशन लिख लो। नरेशन क्या लिखोगे? बी का नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग द कैश रिसीव्ड, being the cash received from Shyam being the cash received from Shyam on account, on account, on account का मतलब क्या हुआ? on account का मतलब उससे मुझे 1000 मिलने वाला था बट 975 मिला है, लेकिन अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुआ। उसका अकाउंट में हिसाब था 1000 का, मिला मुझे 975 का। दैट्स वाई बीइंग द कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट जैसे ही मतलब अभी भी हिसाब बाकी है। हेलो, समझ में आ रहा है सर? पेंडिंग है स्टिल, ये लैंग्वेज ही बता दे रहा है कि अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, अकाउंट्स को क्या कहते हैं मैं स्टार्टिंग क्लास में आपको बोलता हूँ, बेसिक्स का एकदम स्टार्टिंग में, कि अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब अगर बिजनेस को समझना है तो आपको अकाउंटेंसी समझना जरूरी है, नहीं तो बिजनेस नहीं समझ पाओगे, है ना। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा एक क्लास में कि कैसे रियल लाइफ में टाटा, अंबानी, रिलायंस जैसे कंपनी, ठीक है, बिरला जैसे कंपनी का एकदम प्योर अकाउंट्स आपके सामने लाके दिखाऊंगा कि उसको रीड करके लोग किस तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरह से शेयर को परचेज करते हैं, ऑन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल एंट्री। आप लोग इसको 11-12 लेवल से सीखते हो, आपको लगता होगा कि सर ये तो 11 में सीख रहे हैं, आगे क्या काम है इसका। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं सर, मेरे पास ना 50+ एज का भी लोग पढ़ते हैं, ऑब्वियसली नॉट फॉर 11-12 और CACS फाउंडेशन पर्पस, फॉर मार्केट इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैं उनको ये सब सिखाता हूँ। आप में से कोई कोई हो जो जरूर देखे होंगे, है ना, लाइव क्लास जो लोग फेस टू फेस पढ़ते थे पहले बिफोर कोरोना, ठीक है, मैं उनको भी सिखाता हूँ। प्रगति तो देखा होगा। यस सर। 50+ एज में भी मैं जर्नल एंट्री सिखाता हूँ। आप जस्ट इमेजिन करो कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक बंदा 50+ हो गया, फिर उनको भी जर्नल एंट्री सीखना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एसेट है सर। मैं बस आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। नहीं ऐसे क्या होता है ना, हम लोग ये तो जानते हैं, अरे फिर जानते हैं तो फिर 50 के बाद भी क्यों जरूरत पड़ जाता है? इसलिए पड़ जाता है, बहुत कीमती है जानना। ओके सर, तो A एंड B पॉइंट क्लियर है। चलो सर फटाफट C पॉइंट में जाते हैं। C क्या होगा? रिसीव्ड a first and final dividend of 60 paisa in the rupee from the official receiver of Mr. Rajan who owed us rupees 1000। क्या सबको ट्रांजैक्शन दिखा? अगर ट्रांजैक्शन दिखा तो मुझे एंट्री बताओगे प्लीज? सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट डेबिट टू मिस्टर राजन अकाउंट, टू राजन अकाउंट। अच्छा, अमाउंट क्या होगा? सर कैश में 600 कैश में 600 एंड बैड डेट में 400 400। एंड 1000 मिस्टर राजन में। नरेशन क्या होगा? बीइंग 3 रुपीज the 60 paisa in the rupee हाँ इन द रुपी received from मिस्टर राजन इन फुल सेटलमेंट। Rajan in full settlement। बताओ ये प्रगति छोड़ के और किसने किया था जिसका सही हुआ है आंसर? अगर नहीं होता है तो बोल सकते हो सर नहीं हुआ था। ऐसे किया था। ऐसे ही किया था स्निग्धा? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है।
वेरी गुड, बहुत अच्छा था ये। ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ था डोंट वरी, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये हुआ क्या है, कि ये लैंग्वेज क्या पकड़ा है। जैसे प्रगति या स्निग्धा बोला कि सर उन लोगों का हुआ है, तो सर मैं ना पूरा एकदम, आप लोग जो बोलते हो मैं ऑनेस्टी के साथ, जैसे मैं आपको बताता हूँ आपका हर एक बात मैं ऑनेस्टी से समझता भी हूँ। ठीक है, तो ऐसा मतलब देखो आप लोग थोड़ा दूर हो लेकिन फिर भी कंप्यूटर के वाइज हम लोग काफी पास भी है डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो बस हम इतना कहना चाहेंगे कि जो भी होगा ऑनेस्ट रहना, ठीक है, जो हाँ तो हाँ, ना तो ना। ओके, तो ये पॉइंट आपको बताता है रिसीव्ड ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन द रूपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजन हु ओड अस 1000। मतलब ये राजन का कोई ऑफिशियल, मतलब मिस्टर राजन एक रिसीवर था, ठीक है, ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजन, मतलब राजन से कुछ मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा था कि राजन से मुझे मिलने वाला था, राजन के ऑफिशियल के एजेंट से मुझे मिलने वाला था 1000, लेकिन कह रहा है कि फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन द रूपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर इन द रूपी। अब ये 60 पैसा इन रूपी का मतलब क्या है? 60 पैसा इन अ रूपी मतलब अगर किसी का 1 रुपया है ना, तो 1 रुपये में 60 पैसा बाकी है। ठीक है, मतलब वो पेमेंट कर रहा है, रिसीव कर रहे हैं 1 रुपया, अगर किसी से मिलना है तो 60 पैसा पेमेंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर किसी से तुम्हें 1000 मिलने वाला है, 60 पैसा इन रूपी का मतलब क्या हो गया कि 1 रुपये के कारण आपको कितना पेमेंट करेगा? 1 के कारण 0.60 पैसा। ठीक है, अगर आपको 1 रुपया मिलना था तो 0.60 पैसा। इन अ सिमिलर फैशन अगर आपको किसी से 1000 मिलने वाला था तो आप 1000 का 60% कर दो तो कितना हो जाएगा? 600। तो अगर आपको किसी से 1000 मिलने वाला था, वो आपको अभी कितना पेमेंट कर रहा है? 0.601 रुपए के हिसाब से। तो 1 रुपये के अगर आपका लाइबिलिटी, मतलब उसी से मिलना था किसी से, तो वो आपको पेमेंट कर रहा है 60 पैसा। तो अगर आपको 1000 मिलना था किसी से, तो अभी आपको पेमेंट कर रहा है 600। तो बाकी का क्या हुआ? बाकी का क्या हुआ रे कालिया? बाकी का बैड डेब्ट हो गया। बैड डेट। वेरी गुड। ये बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट, या इसको हम लोग कह सकते हैं बैड डेटर। बैड डेटर मतलब ये डेटर ना गंदा डेटर हो गया, बाजे डेटर, हम लोग बंगाली में बोलते हैं बाजे। हाँ, एकदम बाजे, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना गंदा। ठीक है, दिया ही नहीं मेरा पैसा, मार के चला गया। हाँ, मेरा पैसा दिया ही नहीं। तो बेसिकली वो मुझे 600 दिया लेकिन 400 नहीं दिया, तो जो 400 मुझे नहीं मिलेगा वो बैड डेब्ट है मेरा। और बैड डेब्ट इज लॉस। बैड डेब्ट इज लॉस, और एक्सपेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, बैड डेब्ट लॉस या एक्सपेंस, अगर इसको दोनों हिसाब से सोचो, अगर आप इसको एक्सपेंस से ज्यादा अच्छा है इसको लॉस से ही समझो, ये लॉस ही है आपका बिजनेस का। तो लॉस मतलब क्या? जैसे अगर जर्नल एंट्री में देखा जाए तो आपको कैश मिला है तो बिजनेस में एसेट आया है ना, कैश इज योर एसेट, एसेट कम्स इन हुआ या फिर एसेट इंक्रीज हुआ, दैट्स व्हाई डेबिटेड। बैड डेब्ट इज योर लॉस, बैड डेब्ट इज योर लॉस। और ये आपको मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपका जो गेन है, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा रेवेन्यू अकाउंट होते हैं ना, एक्सपेंस अकाउंट होते हैं एज पर मॉडर्न रूल। ओके, एज पर मॉडर्न रूल में गेन अकाउंट होते हैं। तो ये आपका गेन को क्या कर रहा है? गेन को लो कर रहा है। तो जब बिजनेस में गेन होता है तब क्रेडिट होता है, जब बिजनेस में गेन नहीं होता तब क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो बेसिकली बैड डेब्ट लॉस है, दैट्स व्हाई डेबिटेड। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं? एज पर नॉमिनल अकाउंट भी तो इसको डेबिट ही करते हैं ना। हेलो, बोलो, समझ में आ रहा है क्यों बैड डेब्ट को डेबिट किया? ये क्लियर है? हाँ सर, वो क्लियर है, लेकिन वो फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड इसको क्या लगता है? फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब है कि यहाँ पर एक्चुअली डिविडेंड का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया क्योंकि हमें कुछ शेयर था मेरा, ठीक है, तो शेयर था मेरा 1000 का, शेयर जो था मेरा वो 1000 का शेयर था। ठीक है, तो 1000 का शेयर में से मुझे मिलने वाला था 1000 ही। ठीक है, तो फाइनल डिविडेंड किस पे दिया जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये डिविडेंड का क्वेश्चन, बेसिकली डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, द मीनिंग ऑफ डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। चलो ध्यान से सुनो बात को, ध्यान से सुनो। डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ भी है लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो बोल रहा है ना ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राजन, मतलब आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे वो राजन से आपको 1000 मिलने वाला था, मतलब वो कंपनी से आपको मिलने वाला था। ठीक है, तो वो
टोटल आपका कंपनी से मिलने वाला था 1000, लेकिन वो फाइनल डिविडेंड सेटल कर रहा है, ठीक है, डिविडेंड सेटल कर रहा है 60 पैसा इन द रूपी। तो ये 1000 जो था ना, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही था। आपका प्रॉफिट का पार्ट लायबिलिटी था, मतलब कंपनी से आपको मिलने वाला था। आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, यू इन्वेस्ट, तो आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया था 1000, ठीक है, तो बाद में आपको रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लीज टेल मी। If you invest in an organization, then what is the हाँ सर, purpose रिटर्न of the चाहिए। investment? When you invest, you obviously get some return from that. तो हाँ जब सर। आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न चाहिए। तो जब आपको रिटर्न देने का टाइम आया, तो ये जो ऑफिशियल, जो भी राजन का जो भी ऑफिशियल्स है, जो बेसिकली काम को कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको क्या कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि 1000 का इन्वेस्टमेंट में 1000 तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लॉस हो गया है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये नेगेटिव में चला गया। मतलब मैं रियल लाइफ आपको बता रहा हूँ, जैसे शेयर में होता है, ठीक है, जैसे शेयर मार्केट में होता है, आप इन्वेस्ट कुछ करते हो और बाद में आपका रिटर्न कुछ लॉस में चला जाता है। जैसे सर ऐसा कुछ रियल एग्जांपल बता सकते हो क्या? जस्ट मिनट सर, जब भी आप शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ पूछते हो तो मुझे रियल दिखा देना अच्छा लगता है, और क्योंकि डेटा मेरे पास अवेलेबल होता है। सपोज आपने एक जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलायंस का ही ले लेते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन। चलो, बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस कम्युनिकेशंस का शेयर का दाम क्या चल रहा है, 2.90 एक शेयर का दाम चल रहा है, ठीक है। मत खरीदना सर, कंपनी लूट चुका है। अगर किसी के मन में चल रहा है बाप रे इतना बड़ा कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 2.90, ले लेते हैं सर। कंपनी खत्म होने को है, अनिल अंबानी का कंपनी है, मुकेश अंबानी का भाई का नाम सुने हैं सर आप लोग? हाँ सर। अनिल अंबानी का कंपनी है, लूट चुका है सर, पूरा एकदम बैंक लोन वगैरह भर भर के इतना ज्यादा खराब हो गया। तो सपोज आपने एज ए शेयर होल्डर, ठीक है, इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। सपोज आपका इन्वेस्टमेंट था 1000, ठीक है, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ 1000 करोड़ था, ठीक है। तो जब कंपनी का हालत खराब हो गया तो आप अपना डिविडेंड तो मांगोगे कि नहीं मांगोगे, कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे कुछ रिटर्न दो डिविडेंड की तरफ से। तो डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ शेयर, ठीक है। तो जब आपको रिटर्न दिया जा रहा है तब आपको बोला जा रहा है भाई 1000 करोड़ तेरा इन्वेस्टमेंट था। कौन कह रहा है आपको? रिलायंस कह रहा है कि 1000 इन्वेस्टमेंट था, डोंट वरी, 1000 तो नहीं दे सकते लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, 60 पैसा इन रूपी तेरे को मिलेगा, ठीक है। तो जब 60 पैसा इन रूपी तुम्हें दिया जा रहा है, तो बेसिकली अगर तुम्हारा 1000 करोड़ का मिलने वाला था रिलायंस कम्युनिकेशन से, आपको वो दे रहा है 600 करोड़, बाकी 400 करोड़ आपका क्या हो जाएगा? बैड डेप्ट, लॉस हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर देखो, अगर मैं रियल लाइफ आपको बताऊं, खेल कुछ ऐसा, सपोज आपने 5 साल पहले का डेटा देखो। आप रिलायंस में अगर 5 साल पहले इन्वेस्ट करते ना, तो शायद एक शेयर में आप 90 रुपीज में इन्वेस्ट करते 2016 में, ठीक है। 2016 में आप रिलायंस में अगर इन्वेस्ट करते तो एक शेयर का 90 रुपीज दाम चल रहा था, ₹90 पर शेयर। तो उस टाइम पे जो कंपनी में इन्वेस्ट किया, और आज कंपनी में जिसका जो भी शेयर होल्डिंग है वो 2.90 का है। तो जस्ट इमेजिन 90 से 2.90 कितने का लॉस हुआ है। आपने अगर 100 शेयर भी परचेज किया था 100 इंटू 90 करके, तो आपका करीब 9000 का इन्वेस्टमेंट था, और आज आपका लॉस देखो 100 इंटू 2.9 करके आपका देखो आज शेयर का प्राइस देखो। आप समझ में आ रहा है ना कि कैसे बिजनेस में लॉस हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये रातों रात नहीं होता, ठीक है। मैं आपको 5 साल के गैप में दिखाया, ठीक है, 5 इयर्स गैप में। तो इस तरह का लॉस रिकवर भी किया जा सकता है सर। शेयर मार्केट का अलग पढ़ाई होता है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर कोई है जो शेयर मार्केट का भी पढ़ाई करता है इस उम्र से, बहुत छोटा उम्र से, कोई बात नहीं सर। शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा एक एरिया है जिसको समझने में आपका बिजनेस नॉलेज काफी ग्रो होगा। लेकिन सर एक परसेप्शन है, कोई इसको जुआ समझते हैं। नहीं सर, दिस इज नॉट अ जुआ, ठीक है। ये गैम्बलिंग वाला केस नहीं है, इसे प्योर कॉमर्स एंड फाइनेंस का पार्ट है सर। ऑब्वियसली कौन सा चीज में रिस्क नहीं है दुनिया में, हर चीज में रिस्क है, ठीक है। हम आज जी रहे हैं कोरोना, फिर भी जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है सर। इससे अच्छा तो कंपनी में इन्वेस्ट करके मर जाना चाहिए। जो भी हो, सवाल समझ में आ रहा है, इतना काफी है सर। चलो आगे का चर्चा लगाते हैं। तो ये वाला पॉइंट सी क्लियर है ना, फुल्ली एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, जर्नल एंट्री वाइज? ओके। अच्छा राजन, देखो राजन को क्रेडिट क्यों कर दिया? राजन को क्रेडिट कर दिया, इससे मुझे पैसा मिलने वाला था क्या? डेटर था मेरा,
मुझे मिलने वाला था, अभी 1000 रुपीज का जो भी सेटलमेंट हो गया, ठीक है, तो मेरा डेटर था, मुझे मिलने वाला था इससे, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, डेटर था, अभी और नहीं मिलेगा, डेटर डिक्रीज कर गया, मेरा एसेट था वो, लेकिन अभी एसेट और है नहीं। 1000 रुपीज मिलने वाला था, बट ये 1000 मेरा कैंसिल हो गया। जब मुझे मिलने वाला था स्टार्टिंग में मैंने राजन को डेबिट किया था, अब जैसे राजन डेबिट था 1000 में, अब राजन क्रेडिट हो गया 1000 में, तो डेबिट था 1000 में, अभी क्रेडिट हो गया 1000 में, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आजकल एक कैंसिलेशन सिस्टम चलता है सर, ठीक है, आप लोग बचपन से गोल्डन रूल सीख के बड़े होते हो, और आजकल चलता है इस तरह का कैंसिलेशन पैटर्न। आगे आगे आपको और समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके सर, आगे बढ़ो। बढ़ती का नाम जिंदगी। पेड रुपीज 480 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ ऑफिस अकाउंट ऑफ फॉर रुपीज 500। क्या करे? पेड रुपीज 480 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज फॉर रुपीज 500। एनीबॉडी प्लीज टेल मी। Mohan's account. मोहन अकाउंट Mohan's account. ओके ओके, स्निग्धा बोलो, स्निग्धा बोलो। मोहन अकाउंट Debited to टू cash account कैश अकाउंट to discount received account. टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वेरी गुड सर, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मोहन को डेबिट क्यों कर रहे हैं? कितना अमाउंट में करेंगे? अमाउंट बताओ स्निग्धा। 500 में वेरी गुड। कैश का होगा 480 80 and discount received it's 20. 20 ओके। मोहन पेड रुपीज 480 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट, मतलब बेसिकली मोहन मेरा कौन था? हु इज मोहन टू मी? Credited था. क्रेडिटर था। वेरी गुड सर, मोहन मेरा क्रेडिटर था। जब एक्चुअली मैंने परचेस किया था तब मेरा एंट्री कुछ ऐसा था, जब मैंने मोहन से कुछ परचेस किया था तो मेरा एंट्री कुछ ऐसा था, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, है ना। मैंने 500 का परचेस किया था, ये एंट्री यहाँ पर था नहीं सर, ये मैं तो जबरदस्ती लाया बिकॉज इसका प्रीवियस एंट्री यही था, इसका प्रीवियस एंट्री था ये। आपको इतना नॉलेज रखना चाहिए कि एक एंट्री देख के उसका प्रीवियस एंट्री क्या था, ये इसका नॉलेज आपको रखना चाहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना अपना नॉलेज को एनहांस करो ताकि आपको हर चीज का मतलब, वो बोलते हैं ना, अब एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो फ्यूचर देख सकते हैं, पास्ट देख सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है ना एस्ट्रोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट में। जो लोग हाथ के प्रेडिक्शन करता है ना, तो उनका नॉलेज रहता है, सीरियसली इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सबका एक अलग अलग पढ़ाई होता है। तो एस्ट्रोलॉजर लोग पास्ट भी देख सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है। तो अगर ये आपका प्रेजेंट कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन इज योर प्रेजेंट कंडीशन, तो आपको पता तो होना चाहिए ना आपका पास्ट में क्या हुआ था। तो पास्ट आपको पता चल जाता है, प्रेजेंट में आप अभी करेंटली हो तो आपको फ्यूचर भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली आप कॉमर्स का, अकाउंट्स का, ठीक है, आप बच जाओगे एस्ट्रोलॉजर। इसी का तो वैल्यू लेते हैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, किस चीज का वैल्यू है इनका? बेसिकली ये बिजनेस का एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। इनको आगे पीछे का सब पता चल जाता है बिकॉज उनको एंट्री समझ में आता है। ओके सर, तो मोहन से मैंने परचेस किया था तो मोहन को मैंने डेबिट किया था, परचेस में डेबिट किया था, परचेस 500 तो मोहन को क्रेडिट किया था 500 में। अब मोहन मुझे पेमेंट कर रहा है, मैं मोहन को पेमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं मोहन को पेमेंट कर रहा तो मोहन को मैंने 500 का पेमेंट नहीं कर रहा है सर, मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसको कैश 480 का। तो कैश मेरे लिए क्या है, मैं अपने बिजनेस में इसका एंट्री सोचूंगा। कैश इज माई एसेट, एसेट मेरा जा रहा है या एसेट मेरा बिजनेस है डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 480 का हो रहा है, तो 480 को क्रेडिट कर दो। कैश गोज आउट क्रेडिट होता है ना, कैश इज माई एसेट, एसेट गोज आउट हो या एसेट डिक्रीज हो, क्रेडिटेड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर गेन, discount received is your gain. All incomes and gains are credited in golden rule and in our revenue account, ठीक है, इन मॉडर्न रूल रेवेन्यू अकाउंट में अगर आपका कुछ थोड़ा गेन होता है तो गेन इज योर रेवेन्यू, और रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो रेवेन्यू अगर आपका इंक्रीज होता है गेन के थ्रू से तो वो भी आपके लिए क्या है, ये इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिटेड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका लिए गेन है, मतलब आपने सोचा नहीं था कि आपको 20 रुपए का छूट मिल जाएगा, तो जो आपने सोचा नहीं था और अचानक से हो जाता है और आपको कुछ गेन हो जाता है,
तो ये डिस्काउंट आपको मिलने वाला, मतलब आपको पता थोड़ी ना था, आपको पता था कि आप मोहन को 500 देने वाले हो, लेकिन मोहन ने आपको बोला चल भाई 480 में सेटल कर लेते हैं और बात को खत्म करते हैं, तो आपने 20 रुपीज का मजा ले लिया यहाँ पर, तो दैट्स व्हाई गेन इज क्रेडिट फॉर यू। कैश इज डेबिटेड बिकॉज कैश आपसे जा रहा है, सॉरी क्रेडिटेड बिकॉज कैश आपसे जा रहा है, एंड मोहन जो है इसको आपने पहले क्रेडिट करते थे बिकॉज वो आपका क्रेडिटर हुआ करता था, लेकिन अभी 500 और आपको उनको देना नहीं पड़ेगा बिकॉज आपने 480 दे के सेटल कर लिया, तो जितने का आपने क्रेडिट किया था मोहन को, अब उतने का मोहन को डेबिट कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं रीजन बताऊं तो रीजन कुछ ऐसा है सर, क्रेडिटर डिक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हुआ था, मेरे क्रेडिटर बिजनेस में बढ़ गया था, तो मैंने क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, लेकिन यहाँ पर क्रेडिटर मेरा डिक्रीज कर रहा है, क्रेडिटर मेरा डिक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई मैंने 500 को डेबिट कर दिया और पूरा सेटलमेंट हो गया। प्लीज टेल मी रीजन क्लियर है और नॉट? নিবিড় নিবিড় হ্যাঁ স্যার। নিবিড় কনসেপ্ট গুলো কিন্তু খুব ক্ল্যারিটিতে বোঝ, তোর কিন্তু অনেক ভুলভাল হচ্ছে, আমি খেয়াল করছিলাম। হ্যাঁ স্যার। হচ্ছে না কিন্তু, ঠিক আছে? সেজন্যই বারবার বলছি, আমি এত ডিটেলস এই জন্য বলছি, ডিটেলস বলার পেছনে রিজন হচ্ছে এটা কি যাতে ফিউচারে কখনো ভুল না হয়। আর আমি এত বলি কেন, এত ডিটেলস এই জন্য বলি বিকজ দেখ আমার কাছে বেসিকটা ক্লিয়ার করলে তবে ম্যামের ক্লাসগুলো ডিটেলসে বুঝতে পারবি, তাই না? তোরা জানিস কি ম্যাম অ্যাডভান্স লেভেলটা নেয়, তো আমার ক্লাসটা যদি ভালো করে বুঝতে পারিস, যদি কনসেপ্টগুলো ক্ল্যারিটি থাকে, যে অ্যাকাউন্টসের যে লেভেল আপ চ্যাপ্টার যেগুলো আছে, ঠিক আছে, সেগুলো তো কনসেপ্টগুলো বুঝতে পারবি। সেজন্য আমার রিকোয়েস্ট এটা কি প্লিজ খুব মন দিয়ে পয়েন্টগুলো বোঝ, শোন আর বাড়িতে প্র্যাকটিস কর, তাহলে দেখবি প্রবলেমগুলো কেটে যাবে। ঠিক আছে? ভুল হচ্ছে ওই জন্যই বলছি কথাগুলো এত, সবার কথা মাথায় রেখেই আমি ক্লাসে বলি, কোনো একজনের কথা মাথায় রেখে বলি না। মানে ধর একজন পারছে তাহলে এটা নয় কি আমি ক্লাस दरकार नहीं, ताले तो सबाई पारছে, ऐसा थोड़ी ना है कि एक जन को आ गया तो क्या सबको आ गया, सबको आना जरूरी है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने इतना डिटेल्स बता रहा हूँ। हो सकता है किसी को ना पसंद हो, लेकिन क्या करे सर, मैं तो बोलूंगा। ओके सर, सर डांट क्यों रहे हो? नहीं नहीं सर डांट नहीं रहे, बस ऐसे ही, तो कभी कभी ऐसा बोलना जरूरी हो जाता है। अच्छा, इसका नरेशन दे चुके थे, पॉइंट डी का, पॉइंट डी का नरेशन दे देना प्लीज, मैं भूल गया। क्या होगा नरेशन? बीइंग द कैश पेड टू मोहन आफ्टर receiving discount of ₹20, being the cash paid to Mohan after receiving discount of ₹20। ओके ना? ओके सर, ये लिख लेना प्लीज, पॉइंट डी का नरेशन लिख लेना। ई पेड ₹480 टू सोहन ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹500। सिंपल है, एकदम सिंपल है, क्या करेंगे बोलो? Sir, Sohan's account debited to cash account. Very good Snigdha, Sohan account debit, very good Snigdha, to cash account। Sohan account अमाउंट क्या होगा? 480, दोनों में 480 होगा। दोनों में 480। एक चीज देखो, एक चीज ख्याल करो, he paid ₹480 to Sohan on his account for ₹500, मतलब सोहन को मुझे पेमेंट करना था, लेकिन हिसाब तो बता रहा है सर, एंट्री क्या बता रहा है, ट्रांजैक्शन बता रही कि सोहन को मुझे 500 पे करना था, लेकिन मैं सोहन को कितना पे कर रहा हूँ? 480 पे कर रहा हूँ। क्या ये फुल सेटलमेंट हुआ? नहीं रे बाबा, फुल सेटलमेंट होता ना तो ट्रांजैक्शंस में लिखा रहता। बार बार बता रहा हूँ कि अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जिस जैसा लैंग्वेज है वैसा ही उसको एंट्री होना चाहिए, तो जैसा लैंग्वेज है वैसा एंट्री। तो सोहन को 500 देना था, डजंट मैटर, पर मैंने 480 दिया, स्टिल 20 रुपीज बाकी है सर, स्टिल 20 रुपीज बाकी है। तो सोहन अकाउंट में लेकिन डेबिट कितना होगा? सोहन अकाउंट को डेबिट कितना करेंगे? 480। एक्चुअली इसका एंट्री क्या था, प्रीवियस एंट्री क्या था? पास्ट में जाते हैं, चलो इतिहास को ढूंढते हैं। इतिहास में क्या हुआ था? इतिहास में हुआ था कि जब मैंने सोहन से परचेज किया था तो मैंने एंट्री को जैसा किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, है ना? ये एंट्री था मेरा, ये मेरा हिस्ट्री था। प्रेजेंट मेरा क्या है?
वर्तमान में क्या हुआ है, सोहन को मैंने 480 दे दिया, कैश दिया, कैश गोज आउट, आपके बिजनेस से कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश इज योर एसेट, एसेट डिक्रीज 480 का। सोहन आपका क्या था, सोहन आपका क्रेडिटर था, सोहन आपका क्रेडिटर था, क्रेडिटर यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, दैट्स वाई 500 में क्रेडिट किए थे, बट यहाँ पर सोहन को, सोहन का क्रेडिट, सोहन का जो क्रेडिटर है, सोहन जो मेरा क्रेडिटर है वो मेरा 480 दे रहा है, मैं उसको 480 दे रहा हूँ, तो मेरा क्रेडिटर जो है 480 में डिक्रीज हो रहा है, तो और कितना बाकी है, सिंपल है सर, ये 500 क्रेडिट एंड दिस 480 डेबिट, दिस 500 क्रेडिट, देखना प्लीज ध्यान से, 500 क्रेडिट था, 480 डेबिट हुआ, तो अल्टीमेटली 20 रुपीज का क्या करेंगे, 20 रुपीज डेबिट है या क्रेडिट है, हेलो, क्रेडिट 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 डेबिट है, क्रेडिट क्रेडिट 500 क्रेडिट जिसका ज्यादा है उसी का बैलेंस होगा ना, तो ज्यादा किसका है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, तो 500 क्रेडिट 480 डेबिट, तो अल्टीमेटली 20 क्रेडिट है। इसका मतलब क्या समझना पड़ेगा, लैंग्वेज क्या है बिजनेस का, फिर बिजनेस का लैंग्वेज यही कहता है कि अगर 20 क्रेडिट है दैट मीन्स बिजनेस में मेरा स्टील लाइबिलिटी 20 रुपए का है, लाइबिलिटी टू सोहन, लाइबिलिटी टू सोहन स्टील 20 रुपीज का है सर, यही तो लैंग्वेज है बिजनेस का, ठीक है, ये लैंग्वेज के साथ आपको एकदम एट पार होना पड़ेगा सर, एट पार या फिर एडवांस हो जाओ, डजंट मैटर जो भी हो, लेकिन ये 20 का कोई एंट्री होने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये चुपचाप यही कह दे रहा है, ये 500 एंड ये 480 आपको ऑटोमेटिकली कह देता है कि कुछ तो बात है, ठीक है, तो डजंट नीड टू एंट्री एनी काइंड ऑफ 20 रुपीज का एंट्री करने का जरूरत नहीं है। ओके सर, आपने कह दिया हमने मान लिया, नहीं सर आंख बंद करके कुछ तो न मानो, आंख बंद करके कुछ भी मत मानो, समझ के मानना है मानो, नहीं तो नहीं मानो। भगवान के पास जाते हैं मंदिर में और सोचते हैं कि सब हमारा काम ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, भगवान तो है लेकिन भगवान जो सिखाते वो सीखते कहाँ है, सर आप भगवान हो, नहीं रे बाबा मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ का बात कर, ओके सर, पॉइंट ई भी क्लियर है। अच्छा पॉइंट ई का नरेशन तो लिख लो सर, बीइंग द कैश पेड टू सोहन ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट लिखने का मतलब स्टील बाकी है, अभी भी 20 का बाकी है, यही बता देता है। अच्छा दोनों साइड में आपका जो डेबिट और क्रेडिट का जो भी एंट्री है आपका, आप दोनों साइड को टैली कर लो, टोटल कर लो, टोटल करके देखो तो कुछ ऐसा एंट्री अमाउंट आएगा 3955 करके, कर लेना, दोनों साइड में जो भी आपका डेबिट अमाउंट है और जो भी आपका क्रेडिट अमाउंट है दोनों को टोटल करके देख लो एक बार फटाफट, कितना अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैच करना जरूरी है सर। हाँ सर 3955 आ रहा है। ओके वेरी गुड सर, ओके अभी हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जाएंगे, सबको एक बार 8 को 2 मिनट देख लो कि सब कुछ ठीक है, जस्ट अ मिनट। আচ্ছা ঠিক আছে দিদি। इलस्ट्रेशन 8 फुल क्लियर है ना सर, मैं 9 में जाऊं फिर, हेलो सर ओके हाँ सर। नहीं बार बार इसलिए पूछ लेता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है क्या पता कनेक्शन तो नहीं चला गया, दैट्स वाई पूछ लेता हूँ सर। ओके इलस्ट्रेशन 9, चलो फटाफट इलस्ट्रेशन 9 कर लेते हैं, जिनका हुआ था उनको वेरी गुड सर, और जिनका नहीं हुआ है वो सीख लिया। बोलते हैं एक कहावत है हिंदी में, आप लोग सुने होंगे, बोलते हैं कि हम कभी हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं,
ये सुने हो क्या आप लोग कभी? हम लोग कभी हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। ये हार वर्ड इज नॉट गुड फॉर अस। सर क्या क्या बोलते हो सर। ओके, तुषार तुलसियान का बुक्स करना है सर। चलो जर्नलाइज दी तुषार तुलसियान का बुक्स। रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। आप सबको एक बार देख रहे हो, गो थ्रू करो अपनी कॉपी में ये क्वेश्चंस में। जैसे आप देख सकते हो जनवरी 2020, ओके 2020, जनवरी 16 को क्या हुआ? जैन 16। अच्छा, सिमिलर पैटर्न में होगा, ठीक है। एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, ओके, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। इसमें और आपको क्या बताना, रुपीस का साइन दे देना। वेरी गुड सर। ओके, जनवरी 16 को क्या हुआ? विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, सेल प्राइस 600, कॉस्ट प्राइस 500। क्या एंट्री होना चाहिए? Sir, drawings account to purchases account. वेरी गुड सर, वेरी गुड। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है सबका। ड्रॉइंग्स टू परचेज, वेरी गुड सर। ड्रॉइंग्स टू परचेज, सॉरी यहाँ तो डेट होना चाहिए, सॉरी 16/1/20। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट क्या होगा सर? Sir, दोनों में ही 500. दोनों में 500। व्हाई नॉट 600? So Sir, because it is क्योंकि sale price. cost price मतलब कॉस्ट So प्राइस business क्यों থেকে আমি करना? हाँ बोलो। business থেকে আমি পার্সোনালি যখন উইথড্র করছি তো আমি তো কস্ট প্রাইসটা দেবো, তো সেল প্রাইস দেবো না। एग्जैक्टली, वेरी गुड सर। बिजनेस का सबसे पहले देखो ये पूरा का स्टोरी क्या है, ड्राइंग्स का मतलब क्या है। ड्राइंग्स का मतलब ये हो जाता है कि आपके बिजनेस में जो स्टॉक था, ठीक है, योर बिजनेस स्टॉक, मतलब आपने, आपका जो चीज का बिजनेस है, ठीक है। सपोज आप मैगी का बिजनेस करते हो। सर आप मैगी बहुत पसंद करते हो क्या? सर हम क्या पसंद करते हैं नहीं पता, लेकिन बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आपका मैगी का बिजनेस है, तो मैगी आपका क्या है? स्टॉक है। सपोज आपके बिजनेस में 1000 स्टॉक है बिजनेस में मैगी का, ठीक है, 1000 यूनिट स्टॉक है। आउट ऑफ मैगी स्टॉक आप ड्राइंग कर लिए, आपने ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग कर लिया मतलब अपने घर के खाने के लिए। ड्राइंग्स में क्या? पर्सनल यूज। ड्राइंग्स आपका पर्सनल यूज है, आपके घर में आपको खुद खाने के लिए, आपके किसी और को, रिश्तेदार को खाने खिलाने के लिए आप अपने दुकान से मैगी ला लिए। सर 1000 यूनिट से कुछ यूनिट आपने यहाँ पर ला लिए। तो सपोज आपने 50 यूनिट उठा लिए, तो ड्राइंग्स कर लिए 50 यूनिट्स। ये एग्जाम्पल है सर, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 50 यूनिट्स इंटू अगर 10 रुपीज करके है तो आप 500 का स्टॉक उठा लिए। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज दिया है, एक सेल प्राइस भी है, मतलब जिनके मन में चल रहा है कि सेल एंड कॉस्ट में सर क्यों सेल नहीं लेना चाहिए और क्यों कॉस्ट में एंट्री करना चाहिए। कॉस्ट प्राइस इज योर 500 एंड सेल प्राइस इज योर 600 एज पर आवर सम्स। हाँ, सम्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको इसलिए कॉस्ट में एंट्री करना चाहिए बिकॉज आपके लिए तो स्टॉक प्राइस कॉस्ट में ही था। आप जब सेल करते किसी को तब ये 600 का होता। तो लेकिन आपका स्टॉक कितने में गया है? आपका स्टॉक अगर डाउन हुआ है, अगर 1000 स्टॉक आपका था तो 1000 स्टॉक में से अगर आपका स्टॉक डाउन हुआ है तो वो 500 से ही हुआ है, ठीक है, वो 500 से हुआ है। तो आपको हमेशा हिसाब 500 में रखना चाहिए, क्योंकि सेल में आप रखोगे तो आपको हिसाब कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप बेचते तो इतने का सेल कर देते। ये लॉजिक नहीं हुआ। लॉजिक तो ये है कि आपके पास 1000 यूनिट सामान था, आपका कॉस्ट में 500 यूनिट का, 500 रुपए का जो सामान था वो चला गया कॉस्ट वाइज, तो वही आपके लिए हिसाब बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा कॉस्ट में हर एक चीज को समझने का कोशिश करते हैं, मतलब स्पेशली अपने बिजनेस के वाइज देखे थे सर। तो सेल के बारे में बात करेंगे सर, ठीक है, सेल का कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन नॉर्मली लॉजिक यहाँ पर यही है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर रीजन बताओ, ड्राइंग्स को डेबिट क्यों करेंगे? ड्राइंग्स को डेबिट क्यों करेंगे?
रीजन बताओ। कोई तो बताओ, कोई तो बताए मुझे ड्राइंग्स को डेबिट क्यों करना है। হ্যালো, ড্রয়িংস ডেবিট, কারণ ড্রয়িংস হচ্ছে বিজনেস থেকে আমি তুলে নিচ্ছি, তো ক্যাপিটাল থেকে আমি কমে যাচ্ছে, তো ক্যাপিটাল वेरी ডিক্রিজ হচ্ছে। गुड, वेरी गुड स्नेहासिस। बिजनेस में कैपिटल था, जैसे कि मैं बता रहा था आपका मैगी का बिजनेस था, तो 1000 इंटू 10 करके, अगर आपका 10,000 सपोज 100 इंटू 10 करके आपका 1000 का था, आपका कैपिटल था 1000 का, है ना। आप ड्राइंग्स कर रहे हो, वेरी गुड, आप ड्राइंग्स कर रहे हो तो आपका कैपिटल कुछ जो था, मतलब बिजनेस में आप जो पूंजी लगाते हो वो आपका कैपिटल है ना। आपने ये बिजनेस करके, ये 1000 का मैगी बिजनेस करके आप सेल करते हैं, ये 1000 का बिजनेस आपका मैगी जो है ये आपके लिए कैपिटल है, पूंजी है आपका। आप ड्राइंग्स करते हो तो पर्सनल से चला जाता है, पर्सनल से आपका पर्सनल में चला जाता है, तो आपका कैपिटल कम हो जाते हैं। तो आपने अगर 50 यूनिट करके 10 रुपये करके 50 यूनिट कॉस्टिंग का आपने उठा लिया, तो 500 का आपका कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले आपका कैपिटल हुआ करता था 1000 का, अभी आपका कैपिटल कितना हो गया है, 500 का। तो बेसिकली ड्राइंग्स करने से आपका कैपिटल कम होता है। तो ड्राइंग्स डेबिट इसलिए है बिकॉज ये आपका कैपिटल को कम करता है। कैपिटल डिक्रीज करेगा तो डेबिट। नॉर्मल जो रूल्स है गोल्डन, मतलब मॉडर्न रूल का जो रूल्स है, मैं आपको दोनों रूल समझा देता हूँ, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको बार बार बताऊंगा कि आप मॉडर्न करो, और जो मॉडर्न का क्लास नहीं किए उनको मैं मॉडर्न का बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक बार फटाफट देख लेना, हम लोगों ने मॉडर्न रूल में बहुत अच्छा किए सर। मॉडर्न रूल मतलब सर एकदम आज के डेट में यूज होता है, इसीलिए मैं बार बार मॉडर्न रूल में ज्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन गोल्डन रूल इज नॉट बैड, ओके। तो कैपिटल जब बिजनेस में बढ़ता है, जब बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होता है तब वो डेबिट होता है। ये है मॉडर्न रूल, ठीक है। और अगर गोल्डन रूल के हिसाब से देखे, कोई बता सकते हो कि अगर गोल्डन के हिसाब से देखे तो ड्राइंग्स डेबिट क्यों है। एनीबडी? गोल्डन रूल में ड्राइंग्स डेबिट क्यों है? ड्राइंग्स तो नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। हट रे, मार खाएगा। ड्राइंग्स नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है क्रेडिट द ना, गिवर, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर आप रिसीव कर रहे हो ना, तो इसलिए आप डेबिट कर रहे हो ड्राइंग्स को। यहाँ पर जो तुलसियन है वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, दैट्स व्हाई वो डेबिट कर रहा है उसको, वो अपने पास डेबिट रिसीव कर रहा है, दैट्स व्हाई डेबिट द रिसीवर। समझ में आया? ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, आप रिसीव कर रहे हो, दैट्स व्हाई डेबिटेड। भूलो मत जो भी हो। लेकिन सर ये इससे ज्यादा ये वाला लॉजिकल है सर, है ना। मतलब लॉजिक ये भी है, लेकिन ये रूल्स का यूज आजकल कम हो गया है सर। अगर आज के डेट में आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है तो ये रूल बहुत ज्यादा कार्यकरी है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। कि जैसे ही आप ड्राइंग्स करते हो तो आपका पूंजी घटता है, तो आपका पूंजी घटता है तो उसको डेबिट करना चाहिए, और पूंजी जब बिजनेस में आता है तो उसको क्रेडिट करना चाहिए। जैसे आप बिजनेस में कैश लाते हो, कैश टू कैपिटल, टू कैपिटल क्यों, क्योंकि बिजनेस में पूंजी आया है, ठीक है। जैसे ही पूंजी से कुछ खरीदते हो तो वो भी आपका पूंजी है, गुड्स अगर खरीदते हो तो। ओके सर, आई होप कि आपका आइडिया क्लियर हो रहा है। अगर किसी ने भी मॉडर्न रूल एंड गोल्डन रूल का क्लास फिर से करना चाहते हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बैकअप वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये सब नॉलेज, मतलब नॉलेज हमेशा ब्रश अप करना। ओके, 16 तारीख का बात खत्म। ओके, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग ₹500 withdrawn for पर्सनल यूज, है ना। अकाउंटेंट लोग यही होगा ना, आप सब तो अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बोलो। बीइंग द गुड्स कॉस्टिंग ₹500 withdrawn for पर्सनल यूज, ठीक है ना नरेशन? ओके, तो ये हो गया आपका 16 तारीख का एंट्री। नेक्स्ट बताओ 17 को क्या करेंगे?
गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000, नहीं सॉरी, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 600। अभी कोविड चल रहा है ना चारों तरफ, तो कोविड-19 में कुछ गरीबों में आप बांट दिए, तो कोविड-19 में चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, स्नेहासिस ने बोला ना? हाँ सर। ओके, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्या सबको एग्री करते हो इस पॉइंट के साथ? नो सर, सर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रगति कह रहा है परचेस नहीं होगा, कैश होगा। और कोई कुछ बोलोगे? स्निग्धा, क्या एंट्री होगा? सर मैंने चैरिटी अकाउंट टू परचेसेस अकाउंट ही लिखा है। ओके, मतलब स्निग्धा एंड स्नेहासिस इन द सेम लाइन। ओके, और किसी को कुछ कहना है? एनीबॉडी? क्या करेंगे, चैरिटी टू परचेस, चैरिटी टू कैश, या फिर एनीथिंग एल्स? ओके, चैरिटी अकाउंट अगर डेबिट कर रहे हो तो चैरिटी को डेबिट क्यों करना है? फर्स्ट टेल मी। चैरिटी को डेबिट क्यों करना है? एक्सपेंसेस। वेरी गुड ना, तो टाइम क्यों ले रहे हो? चैरिटी इज माई एक्सपेंस। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस चैरिटी कर सकता है ना? बिजनेस कैन डू चैरिटी, बट चैरिटी इज माई एक्सपेंस, और एक्सपेंस इज डेबिटेड। एक्सपेंस मेरे बिजनेस में ग्रो कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंस अगर बिजनेस में बढ़ता है तो डेबिट होगा, एज पर मॉडर्न रूल ऑल्सो एंड इन अवर गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में नॉमिनल अकाउंट में आता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो चैरिटी इज माई एक्सपेंस, एक्सपेंस इज डेबिटेड। कितना अमाउंट होगा? 500 करेंगे या 600? सर कॉस्ट में ही तो लेना चाहिए। ओके, कॉस्ट में ही करेंगे। अपने दुकान से चैरिटी कर रहा हूँ, अपना गुड्स जो था, मैं जिस चीज का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं मैगी का बिजनेस कर रहा था, तो मैगी का बिजनेस, मैगी इज माय गुड्स, ओके, मैगी मेरा गुड्स है जिसको मैं परचेस करके मेरा बिजनेस को चलाता हूँ। मैं अपने ही गुड्स से चैरिटी कर दिया 500 का, लोगों को, गरीबों में मैगी बांटा, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा भूख मिटने का जगह मिले और वो थोड़ा सा उसको बचा के भी खा सकता है, बिकॉज मैगी स्टोर किया जा सकता है इजीली। ओके, तो मैगी आपका गुड्स है, आपने चैरिटी कर दिया, डेबिट कर दिया 500 के। परचेस को क्यों क्रेडिट करना है? प्लीज फोकस में इन दिस पॉइंट, परचेस को क्यों क्रेडिट करें? परचेस को क्यों क्रेडिट करे? प्लीज टेल मी। सर बताओ। एक्सपेंस। सर वो हमने पर्सनल जो अकाउंट है इसीलिए परचेस किया था वो। परचेस मेरा पर्सनल नहीं है बाबा, परचेस अगर, हाँ बोलो स्निग्धा बोलो। Sir, the goods which we purchase, that itself we are like giving it for the charity now. So हाँ ऑब्वियसली, basically purchases account is decreasing. Like परचेस अकाउंट डिक्रीजिंग, वेरी गुड। तो फिर इसको अगर मैं और एनालाइज कर दूं स्निग्धा, तो परचेस आपका क्या था? परचेस आपका एक्सपेंस था बिजनेस में, है ना? हाँ। जब आपने परचेस किया था तब आपका एक्सपेंस क्या हुआ था? मतलब स्टार्टिंग में आपने जब गुड्स को परचेस किया था, तो सपोज मैं सिंपल मानता हूँ, जस्ट इसका पास्ट एंट्री एक बार समझ लेते हैं ना, इसका पास्ट एंट्री समझ लेते हैं। इसका पास्ट एंट्री क्या हो सकता है? मैं इसको कैश में ही लेता हूँ, कि आपने जब परचेस किया था तो आपने क्या किया था? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके, परचेस किया कैश देके। तो जब आपने परचेस डेबिट क्यों किया था? बिकॉज आपके बिजनेस में एक्सपेंस को बढ़ाया गया था। इसमें हम दो चीज बता सकते हैं। एक, मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर देखो, एज पर मॉडर्न रूल देयर इज ए परचेस अकाउंट। मॉडर्न रूल में परचेस अकाउंट होते हैं, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस भी कहते हैं। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, अकाउंटिंग इक्वेशंस में ध्यान से सुन लो सबको ही, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक अकाउंट होता है परचेस अकाउंट, और परचेस अकाउंट में अगर मेरा बिजनेस में परचेस बढ़ता है, ठीक है, परचेस इंक्रीजेस, अगर परचेस इंक्रीजेस मतलब बेसिकली एक्सपेंस इंक्रीजेस। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक अकाउंट होते हैं एक्सपेंस अकाउंट बोल के, सॉरी परचेस अकाउंट नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, एक्सपेंस अकाउंट। तो परचेस इज माय एक्सपेंस, और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो उसको मैं डेबिट करता था। तो यहाँ पर परचेस जब मैंने किया, परचेस इज माय एक्सपेंस, दैट्स व्हाई डेबिटेड। एज पर गोल्डन रूल अगर देखा जाए, गोल्डन रूल में भी अगर देखा जाए, परचेस इज एन एक्सपेंस और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड इन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इन गोल्डन रूल ये परचेस क्या है? ये नॉमिनल है, और नॉमिनल अकाउंट में
ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी ये डेबिट ही होना था जब मैंने परचेस किया था। टू कैश क्यों? क्योंकि मेरे से कैश चला गया था, इसलिए टू कैश। ओके, तो ये था मेरा पास्ट एंट्री। पास्ट एंट्री क्लियर है ना? लेकिन अगर पास्ट एंट्री आपको क्लियर है तो अभी आप जस्ट 2 मिनट सोचो कि अभी आप चैरिटी कर रहे हो। चैरिटी जब आप कर रहे हो तो आप अपना परचेस से ही ना चैरिटी करोगे। परचेस में आपने जो एक्सपेंस किया था बिजनेस के लिए, आपका वो एक्सपेंस, जैसे कि स्निग्धा ने बताया, एकदम सही बताया कि परचेस मेरा लो हो रहा है, तो मेरा परचेस यहाँ पर डाउन हो रहा है। तो परचेस मेरा एक्सपेंस जब ग्रो हुआ था मैंने डेबिट किया था, तो एक्सपेंस जब मेरा डिक्रीज होगा तब क्या करेंगे? एक्सपेंस जब मेरा इंक्रीज हुआ था तब मैंने डेबिट किया था प्रीवियस एंट्री में, यहाँ पर एक्सपेंस मेरा डिक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई मैं क्रेडिट कर दूंगा इसको, दैट्स व्हाई मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नॉमिनल में हिसाब से भी देखो तो सेम कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। परचेज इज माई एक्सपेंस, बट यहाँ पर चैरिटी आप कर रहे हो ना, तो चैरिटी के कारण आपका परचेस जो था वो परचेस अमाउंट एक्सपेंस जो है आपका, वो एक्सपेंस वहां पर ऑटोमेटिकली आपका परचेस को ले रहा है, ठीक है, आपका परचेस को कम कर रहा है, तो एक्सपेंस को लो कर रहा है, तो दैट्स व्हाई क्रेडिटेड। क्लियर है कि नहीं? प्लीज टेल मी, बताओ। चैरिटी टू परचेस क्यों है, क्लियर है कि नहीं? प्रगति, कैश क्यों नहीं होगा, समझ में आया? प्रगति, क्या मेरा आवाज नहीं जा रहा है आप सबको? ऐसा শুনতে পাচ্ছি তো। आ रहा है सर। हाँ सर आ रहा है। Being the goods, प्रगति कहाँ? प्रगति को आवाज नहीं गया क्या? वो कैश बोल रहा था तब। Being the goods costing rupees 1000, distributed, नहीं सॉरी, being the goods costing rupees 1000 नहीं, costing 500 ना, costing 500 है ना सर? हाँ सर। हाँ सर। Costing 500 distributed as charity। आपका नरेशन ऐसा होना चाहिए, distributed as charity। सर देख रहे हो सर, हर चीज का लॉजिक के साथ आपके पास जर्नल एंट्री हो सकता है। ये चैरिटी इज योर एक्सपेंस, दैट्स व्हाई डेबिटेड, एंड परचेस आपका एक्सपेंस को कम कर रहा है, दैट्स व्हाई ये आपका हो जाता है क्रेडिटेड। ओके सर, नेक्स्ट। नाइनटीन नहीं सॉरी 18 को क्या करना चाहिए? गुड्स costing rupees 1000 distributed as free samples। Sir, free samples account debited to purchases account। वेरी गुड सर, सिमिलर वे में होगा सर, चैरिटी जैसे होता है वैसा ही होगा, लेकिन इसका रीजन थोड़ा अलग है। फ्री सैंपल अकाउंट का और एक नाम हो सकता है, फ्री सैंपल अकाउंट का और एक नाम हो सकता है, एनीबॉडी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। सेल्स प्रमोशन बताना इसको, सेल्स प्रमोशन बताना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। फ्री सैंपल अकाउंट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट, ठीक है। सेल्स प्रमोशन अकाउंट ये दोनों अलाउड है सर, आप लिख सकते हो। डेबिट टू परचेस, तो आप बेसिकली सेम वे है सर। आप जब जैसे देखे होंगे ये इस तरह का चीज आप देखते होंगे, कुछ कंपनी से देखना, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, आप देखना ये चीज होता है, यहाँ पर मैं कोलकाता में देखता हूँ सर ऐसा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे ही आपके घर में आता है सीएसी का, तो वो क्या करता है ना, सीएसी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ना, कभी कोई शैम्पू कंपनी, ठीक है, कभी कोई शैम्पू कंपनी हाँ अपना प्रोडक्ट को दे देता है, ठीक है। कभी कोई आपका क्या बताऊं, किसी भी तरह का कोई सर्विस कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस को किसी भी तरह से ना प्रोवाइड करते हैं। तो वो जैसे ही अपना शैम्पू हो या फिर कोई ऑयल हो, ठीक है, तो ये ऑयल शैम्पू क्या कर रहे हैं, वो फ्री सैंपल दे रहा है। तो ये फ्री सैंपल क्या फ्री है उनके लिए? हेलो, ये फ्री सैंपल उनके लिए तो फ्री नहीं है रे बाबा, उनके लिए कैसे फ्री होगा ये? उसका तो वो परचेस से दे रहा है। वो जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ से सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? सबसे पहले तो उन्होंने परचेस किया था, अपने परचेस से वो सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूट उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है उनका। ये एक तरह का सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है, इसको आप बोल सकते हो। मतलब अपना सेल को बूस्ट करने के लिए पहले लोगों को थोड़ा फ्री सैंपल दिया, ताकि लोग थोड़ा सा उनपे क्या हो गया कि यूज कर ले, देख लिया, अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम उसी कंपनी का प्रोडक्ट को परचेस करेगा, ठीक है। ठीक जैसे जियो ने किया था, आप सबको याद है,
जियो ने क्या किया था? सबको फ्री सिम बांटा था इंडिया में। ये सर नो, आप लोग जानते हो जियो ने फ्री सिम दिया था 2017-18 में। হ্যাঁ স্যার স্যার আমারই ফ্রি ছিল। हाँ স্যার মোবাইলের একটা কোড নিয়ে ফ্রি সিম দিচ্ছিল ফার্স্টে। क्या 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 लेके फ्री सिम दे रहा था? মোবাইলের কোড কিছু কিছু স্পেসিফিক মানে ব্র্যান্ডের মোবাইল দেখে কোড নিয়ে ফ্রি সিম দিচ্ছিল ফার্স্টে। हाँ वो 4G मोबाइल। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। 4G मोबाइल, अगर आपके पास 4G मोबाइल है तो जाके आपको फ्री सिम दे रहा था। तो वो क्या, वो फ्री सिम जो है तो क्या सिम का कॉस्ट नहीं आता? हाँ, एक सिम का मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 के आसपास हो जाता है। एक रियल में सिम नॉर्मली लेने जाओ ना, सिम का जो कॉस्ट है करीब करीब 150-200 के आसपास सिम का दाम हो जाता है। क्या दाम है नॉर्मली एक सिम का, क्या मार्केट प्राइस है? 100-150 ऐसे ही, রিসেন্টলি একটা নিলাম 80 টাকা নিল শুধু সিমের দাম। 80 रुपीज है, वही जो भी हो। नॉर्मली एक सिम का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ ऐसा हो जाता है। उसको भी तो लाइसेंस लेना पड़ता है ना सिम का। ये सिम बिजनेस का मेन जो खेल है उसमें मेनली लाइसेंस का कॉस्ट होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट से इसका उसको बोलते हैं सर, ये जो हम लोग 4G 5G बोलते रहते हैं ना सर, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 4G 5G, जैसे पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G, अभी 5G आ रहा है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम का लाइसेंस होता है सर। ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस करीब करीब मतलब लाखों करोड़ों में खरीदना पड़ता है। तो जो कंपनी जितना नाम पे खरीद पाएगा उसको मिलता है फोन मार्केट में नेटवर्क बिजनेस करने का मौका। तो जो भी हो, तो क्या जियो ने जब फ्री सिम बांटा था फ्री ऑफ कॉस्ट था उनके लिए? नहीं सर, उसके लिए फ्री सैंपल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आज देखो, आज पूरा मतलब इंडिया को एक तरह का मतलब जियो यूज करा करा के थका दे रहा है, और सबको ही हम लोग पागल की तरह जियो ही यूज करते हैं। सर्विस भी अच्छा है कॉम्पेरेटिवली अदर कंपनी से। यस और नो? यस सर। बाकी कंपनी से सर्विस थोड़ा काफी बेहतर है, उसका नेटवर्किंग इश्यूज भी थोड़ा ज्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली। हर जगह में नहीं, कुछ जगह में एयरटेल बहुत अच्छा काम करता है, और एयरटेल बहुत पुराना है। लेकिन फिर भी जियो नया मार्केट में एंट्री लेके, उसका भाई का कंपनी में आपको अभी दिखाया रिलायंस कम्युनिकेशन, वो तो चला ही गया पूरा एकदम उठा के एकदम अपना जो भी। तो बेसिकली आपको समझ में आया सर। तो बिजनेस जब भी ऐसे फ्री सैंपल बांटेगा, वो अपना जर्नल एंट्री क्या करेगा अपने अकाउंट्स में, फ्री सैंपल अकाउंट और सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट में हो जाएगा सर? 1000 में। 1000 का प्रोडक्ट बांटा था, 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट का ऑलवेज ऑपोजिट क्रेडिट होना ही होना है। जैसे कि मैं आपको बोला था ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है अकाउंटेंसी। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है सर? एवरी एक्शन हैज द ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंट्स करोगे ना, अकाउंट्स में जब भी आप जर्नल एंट्री लोगे, बिना जर्नल का अकाउंट्स होगा ही नहीं। जर्नल होगा तभी लेजर पोस्टिंग कर पाओगे। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन होना ही है। अगर कोई ये थर्ड लॉ भूल जाता है, मतलब अगर आपने सेल्स प्रमोशन किया तो कहां से किया रे भाई? परचेज से किया। आपका जो परचेज था वहां से किया। तो अगर आपका एक्शन है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपका रिएक्शन कहां आएगा? आपका पुराना परचेज में आएगा। इज इट ओके और नॉट? आपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करो, नो प्रॉब्लम, बट इसका इफेक्ट कहां आएगा? इसका रिएक्शन आएगा परचेज में। आपका परचेज में जो एक्सपेंस था, वो परचेज एक्सपेंस कम हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब आपका बिजनेस में परचेज का जो भी अमाउंट था वो धीरे 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 कम होता जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपके पास कैपिटल में भी उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन, दैट्स व्हाई एवरी डेबिट हैज ऑलवेज ए मतलब ऑपोजिट क्रेडिट। हर डेबिट का क्रेडिट होना ही होना है, होना ही होना है। यही अकाउंट्स का लॉजिकल फील्ड है। दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी इज साइंटिफिक। ये साइंटिफिक इसीलिए है बिकॉज इसमें लॉजिक फुल मतलब भर भर के छुपा हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेटिव मेथड। ठीक है, ओके सर, आप तो बोलते जाते हो। अच्छा, नरेशन लिख देना, बिना नरेशन का मार्क्स काटता है। बिंग द गुड्स costing rupees 1000 distributed as free
sample being the goods costing rupees 1000 distributed as free sample. सर नरेशन क्यों यूज करते हैं? लास्ट क्लास में बात किया था ना, नरेशन क्यों लिखते हैं? वाई वी यूज नरेशन? हर चीज का रीजन होता है। हम लोग नरेशन इसलिए देते हैं ताकि एक नॉन अकाउंटिंग पर्सन, मतलब जिसको अकाउंट्स आता नहीं है, जरूरी तो नहीं ना कि सबको अकाउंटेंसी आएगा। जैसे एक डॉक्टर को अकाउंटेंसी आएगा क्या? एक इंजीनियर को अकाउंटेंसी आएगा क्या? हाँ, एक इंजीनियर को अकाउंटेंसी आएगा, एक लेबर को अकाउंटेंसी आएगा, एक नॉर्मल एम्प्लॉय क्या उसको भी अकाउंटेंसी आना जरूरी है क्या? हाँ, तो जरूरी नहीं सर सबको अकाउंटेंसी आए, लेकिन फिर भी अगर उनके सामने अकाउंटेंसी दिया जाए तो वो कम से कम डेबिट क्रेडिट तो नहीं समझ पाएगा ना सर। इतना डिटेल्स में हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ी ना उसने पढ़ा है कभी। वो डॉक्टरी किया है, उसको डॉक्टरी पता है, इंजीनियरिंग किया है, सिविल पता है उसको कंस्ट्रक्शन पता है, टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन उसको डेबिट क्रेडिट नहीं पता। एक लेबर को तो सर वो तो लेमैन है, उसको कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर उसको थोड़ा इंग्लिश पढ़ना आता है, ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज है, ऐसे तो आजकल बहुत लेबर मिल जाते हैं इंग्लिश बोलने वाला, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर उसको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है तो ये नरेशन पढ़ के वो अकाउंट्स में क्या है ये एटलीस्ट ये समझ सकता है। तो दैट्स व्हाई वी यूज नरेशन। ऐसे नहीं सर, आपको नरेशन लिखना जरूरी इसलिए है बिकॉज नरेशन का रियल लाइफ प्रैक्टिस है। रियल लाइफ में नरेशन लिखा जाता है बिकॉज ताकि एक नॉन अकाउंटिंग पर्सन, एक उनको भी बिजनेस का अकाउंटेंसी देख के समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। समझ में आया सर? ओके 20 नहीं सर 19 का एंट्री बताओ। सर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट इन ट्रांजिट है, चोरी হয়েছে माल। गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, लॉस बाय थेफ्ट बोल रहे तुम। और किसी को कुछ कहना है? बैड डेब्ट হবে কি? हाँ बोलो। सर बैड डेट टू स्टॉक। बैड बैड डेब्ट হবে কি? नहीं बैड डेब्ट नहीं होगा। बैड डेब्ट कैसे हो सकता है? बैड डेब्ट किसको कहते हैं? अगर मैंने किसी को कुछ सेल किया, जिसको मैंने सेल करता, टू होम वी सेल गुड्स, टू होम वी सेल गुड्स आर कॉल्ड डेटर। ध्यान से सुनना, to whom we sell goods are called debtor, and when debtor fails to pay, जब डेटर पे करने में फेलियर होते हैं तब होता है बैड डेब्ट। क्लियर अरिजीत? बैड डेब्ट का एक ही नियम है, जिसको मैंने कुछ सेल किया वो मेरा कौन कहलाता है? डेटर कहलाता है। आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह सोचो और जो भी एंट्री कर रहे हो आप सोचो कि आपके बिजनेस के साथ हो रहा है। आप किसी को कुछ सेल करते हो तो आपका डेटर है, और अगर आपको डेटर पे करने में फेलियर होते हैं तो आपका बैड डेब्ट अराइज होता है। बैड डेब्ट अराइज होने का दूसरा कोई रीजन नहीं होता। तो थेफ्ट को आप बैड डेब्ट नहीं कह सकते। बोलो एंट्री क्या करोगे? स्नेहासी सही बोल रहा था लेकिन थोड़ा सा उसका अकाउंटिंग टर्म गलत हुआ। इसको आप ऐसा कह सकते हो, लॉस इन ट्रांजिट। रास्ते में हुआ है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट मतलब जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उस टाइम पे हुआ। तो आप इसको ये एंट्री करो ताकि आपको पता चले थेफ्ट कुछ भी हो सकता है, आपके गोडाउन से भी थेफ्ट हो सकता है। हाँ स्नेहासिस, थेफ्ट तो गोडाउन से भी हो सकता है। तो आपका लैंग्वेज कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ के आप बाद में समझ जाओ कि एक्चुअली चोरी कब हुआ है। तो अगर ये लॉस इन ट्रांजिट लिखते हो तो आपको पता चल जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिक है कि नहीं? अगर आप इसको सिर्फ थेफ्ट लिख देते हो, ओके, गुड्स लॉस इन थेफ्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई चोरी हुआ है। कब हुआ है, कैसे हुआ है, यू कांट रिमेंबर, you cannot remember these things. But if you enter transit word here, when you enter transit word here, ये काफी स्पेसिफिक हुआ और आपको जरूरत में रिमेंबर करा सकता है। और बाद में आप जब बिजनेस डिसीजन लेते हो कि जिस ट्रांसपोर्ट से आप गुड्स लेके आ रहे हो, ठीक है, मेरा फैमिली बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, मेरा पापा अंकल मेरा पापा यही बिजनेस करते हैं,
तो जैसे जो भी हो, एज ए बिजनेसमैन मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोज आपका कोई गुड्स मेरे ट्रांसपोर्ट में आ रहा है और वो लॉस इन ट्रांजिट हो गया है, तो मेरा ट्रांसपोर्ट है आपका कोलकाता में ही मालापाड़ा में, ट्रांसपोर्ट का नाम है BMTC, ओके, बेल्ला मेन्नापुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, माई फैमिली बिजनेस। तो ये ट्रांसपोर्ट में जब आ रहा है तो BMTC में आपने गुड्स को दिया था, ठीक है, तो आपने BMTC में गुड्स को दिया और BMTC में रास्ते में चोरी हो गया, तो इसका मतलब BMTC का जो मैनेजर लोग है, सर आप अपने ही बिजनेस को खराब बोल रहे हो। नहीं सर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, BMTC का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हेलो, तो आप सेकेंड टाइम में अगर आपका करोड़ों का लॉस हो जाता है, सेकेंड टाइम आप क्या सोचोगे कि नहीं BMTC नहीं, कुछ और ट्रांसपोर्ट से लेते हैं, जैसे पुस्ता एरिया में और भी कुछ अच्छा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जैसे BMTC तो है ही अपना, लोकनाथ बोल के एक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एक है आपका पतियाला बोल के एक ट्रांसपोर्ट। हाँ बोलो, लॉसটা রিপে করবে না मैं समझा नहीं, और एक बार बताओ। স্যার যে লসটা হলো সেটা তো আবার পে করে দেবে না हाँ ऑब्वियसली लॉस तो अभी एडजस्ट होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन आप एंट्री क्या करोगे पहले वो तो देख लो, जो भी हो आपकी, ताकि आपका बिजनेस डिसीजन प्रॉपर हो, ये आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट को आप डेबिट करो, आपका लॉस है, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट को डेबिट करो, और ये लॉस इन ट्रांजिट को एडजस्ट कहाँ से करना पड़ेगा, परचेज से करना पड़ेगा, बिकॉज आप परचेज करके ला रहे थे, वहीं पर तो आपका हो गया ना, तो परचेज डेबिट था जब परचेज किए थे, है ना, आपने परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करके आपने ला रहा था, लेकिन रास्ते में लॉस इन ट्रांजिट हो गया, तो लॉस इन ट्रांजिट आपका क्या है, लॉस है, और लॉस तो डेबिट होगा ही एज पर मॉडर्न रूल ऑल्सो, ओके, तो लॉस आपका इंक्रीज हुआ, दैट्स वाई डेबिटेड। परचेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया। आपने अगर 1 लाख का परचेस किया था, यहाँ पर मानिए चोरी कितने का हुआ, सॉरी 1 लाख छोड़ो, 1000 का परचेस था, आपका 800 का चोरी हो गया, तो 800 का चोरी हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, परचेस आपका 1000 का परचेस से 800 का चोरी, मतलब बचा कितना, 200, ये आपका लॉस है ना, तो ये लॉस आपका डेबिट कर दो, टू परचेस आपका 800 का कम कर दो, परचेस आपका डेबिट था 1000 में, अभी परचेस आपका हो गया 800 का, आपका परचेस था 1000 का, आपका परचेस था 1000 का, अभी आपका परचेस हो गया, क्रेडिट हो गया 800 का, इसका मतलब आपका परचेस कम होके कितना हो गया, 200 का। समझ में आया रे, इसका इफेक्ट समझ में आया, सर कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट हो सकता है। लॉस इन ट्रांजिट हुआ 800 का, आपका लॉस है, आप लॉस दिखा दो, लेकिन इसका इफेक्ट आएगा, जैसे एवरी एक्शन ये था, ऑपोजिट रिएक्शन परचेस में आया, और आपका परचेस का न्यू अमाउंट हो गया 1000 माइनस 800, 1000 डेबिटेड 800 क्रेडिटेड, तो अल्टीमेटली 200 डेबिटेड, 200 का डेबिट परचेस अल्टीमेटली, मतलब अल्टीमेटली आपका परचेस इतना था, लेकिन परचेस हो गया 200 का। सिंपल है सब, एकदम सिंपल है, क्या लॉजिकल नहीं लग रहा है आपको। Being the goods costing rupees 800, stolen in transit, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, मैं आगे बढ़ूं, Shall I proceed? Okay. सर Okay. 20 सर सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या करें, क्या नाम दे अकाउंट का, लॉस इन फायर, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर, वेरी गुड, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, ये भी लॉस है, लॉस ड्यू टू फायर भी लॉस है, डेबिट कर दो, लॉस मतलब डेबिटेड ऑब्वियसली, है ना। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, परचेस, वेरी गुड सर, परचेस, ऑब्वियसली लॉस का इफेक्ट परचेस में ही जाएगा, इसमें दोबारा सोचने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर लॉस आपका गुड्स के ऊपर आता है तो लॉस ड्यू टू फायर मतलब आपको समझ जाना चाहिए आपका गुड्स लॉस है, तो गुड्स लॉस का ऑपोजिट इफेक्ट परचेस के साथ आना चाहिए।
कितने का अमाउंट होगा? 800 ना। एंट्री क्या होगा? बीइंग द गुड्स, एकदम सिमिलर जैसे ऊपर वाला है वैसा ही है, जैसे 19 का किया वैसा ही। बीइंग द गुड्स, कॉस्टिंग, ओ सॉरी मैंने नहीं, ठीक है, 800 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके 99 20 क्लियर है ना? 21 में बोलो, लिख लिया हो तो मैं रब करता हूं। 21 क्या होगा? गुड स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, आपकी दुकान में जो काम करता है वही आपका चोरी करके भाग गया। घर का भेदी लंका धाय। थेफ्ट बाय एम्प्लॉई अकाउंट, हाँ थेफ्ट बाय एम्प्लॉई अकाउंट डेबिट হবে? नहीं सर, इसका एक लैंग्वेज होता है, किसी को पता है क्या होता है? फैमिली हाँ फैमिली सुनाई नहीं दे रहा है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, हाँ बोलो। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, इसको लॉस बाय थेफ्ट बोल सकते हो, बट इसका ना एक स्पेशल नेम है, क्योंकि एम्प्लॉय चोरी करता है ना, तो जब एम्प्लॉय चोरी करता है तो ये नाम याद रख लो सर, इट्स अ वेरी स्पेशल नेम। लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट, जब आपके एम्प्लॉय चोरी करता है ना तो यूज दिस लैंग्वेज। थेफ्ट कुछ भी हो सकता है, चोरी कोई भी कर सकता है, बाहर का लोग भी आके आपके गोडाउन से चोरी कर सकता है, ये नो। तो अगर बाहर का लोग चोरी करे तो आप उसको थेफ्ट बोलो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपका एम्प्लॉई है जो आपकी ऑफिस में काम करता है, अगर वही चोरी करता है तो उसका एंट्री कुछ ऐसा होना चाहिए, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट 600 टू, ऑब्वियसली इफेक्ट कहां जाएगा? परचेज में जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट 600। नरेशन लिख दो, बिंग द गुड्स costing rupees 600 stolen by an employee। स्निग्धा क्या किया था रे इसको? स्निग्धा सर मैंने लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट नहीं सर, थेफ्ट कुछ भी हो सकता है, इसका टू बी स्पेसिफिक एक नाम यूज करना, एम्बेजलमेंट। ओके, हाँ एम्प्लॉय के केस में ये वाला लैंग्वेज यूज होता है। ओके सबको समझ में आया ना सर? 22 बताओ, इस सम्स का लास्ट एंट्री है, ये ट्रांजैक्शंस का लास्ट एंट्री है। ফার্নিচারটা কি আমার জন্য বানাচ্ছি? ফার্নিচারটা, মানে বিজনেস নিজের জন্যই বানাচ্ছে? फर्नीचर मतलब बेसिकली देख, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फॉर फर्नीचर, मतलब मेकिंग ऑफ फर्नीचर मतलब तुम अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर बना रहे हो, ठीक है? अगर पर्सनल होता तो ड्राइंग्स बोल देता, ठीक है, नॉट फॉर তাহলে योर স্যার पर्सनली। ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পারচেজ অ্যাকাউন্ট, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू পারচেজ অ্যাকাউন্ট। परचेस अकाउंट। তাহলে বিল रीजन बता। ফার্নিচার ফার্নিচার নিজের জন্যই বানাচ্ছি, তো আমার অ্যাসেট ইনক্রিজ হলো, ओके ওই জন্য ডেবিট ওটা। हाँ আর ওইদিকে পারচেজ অ্যাকাউন্টে টাকাটা আমার নিজের থেকেই চলে গেল। वेरी गुड सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बिकॉज फर्नीचर मेरा बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है, मेरे बिजनेस के लिए एसेट है, और जब बिजनेस में फर्नीचर एसेट है इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करना, ठीक है? क्या सबका सब कोई सेम ही किए थे क्या? प्रगति, स्निग्धा, नम्रता क्या एंट्री Yes, किए sir. थे? ओके, sir. फर्नीचर इज योर एसेट, दैट्स व्हाई डेबिटेड 1500 टू परचेज अकाउंट 1500, ठीक है? परचेज में क्यों दिखा है? बिकॉज मैं अपना गुड्स यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पर लिखा है देखो, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर, मतलब आप अपने ही गुड्स, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, गुड्स का मतलब क्या सर? बिजनेस में गुड्स का मतलब इन which थिंग you basically deal with, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो,
जिस चीज का बिजनेस करते हो उसको गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो आप जिस गुड्स को यूज करते हो उसी गुड्स को यूज करके आपने फर्नीचर बनाया। तो जब आपने गुड्स को परचेस किया था, आपका एंट्री किया था, परचेस अकाउंट था, है ना। गुड्स का परचेस हमेशा परचेस होता है, ओके। कभी गुड्स अकाउंट मत करना, निबिड़, डोंट यूज गुड्स अकाउंट प्लीज। मैंने पहले दिन भी बोला था, गुड्स अकाउंट नहीं होता है, तुम ऐसा गलती कर रहे हो निबिड़। हाँ सर। गुड्स अकाउंट नहीं होता है बाबू, मैं बार बार बोलता हूँ। गुड्स परचेस करना मतलब गुड्स परचेस अकाउंट होता है, ओके। अगर कोई फर्नीचर परचेस करता है तो फर्नीचर अकाउंट होता है, परचेस अकाउंट नहीं होता। अगर कोई बिजनेस में कोई स्पेशल एसेट परचेस करता है ना, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ओके, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, अगर वो स्पेशल टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स है, अगर वो स्पेशल टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट आप परचेस कर रहे हो ना, तो उसको डायरेक्ट एसेट अकाउंट बोल के ट्रीट होता है। या फिर उसका नाम यूज करो, जैसे यहाँ पर फर्नीचर हुआ है तो फर्नीचर यूज करो, या फिर स्पेसिफिक नेम है उसका, उस एसेट का, वो यूज करो। लेकिन जब आप गुड्स परचेस करते हो उसका परचेस होता है। यहाँ पर ये फर्नीचर जो है वो गुड्स यूज करके किया गया है, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट आपके परचेस को क्या कर रहा है, एक्सपेंस को लो कर रहा है। तो आपका परचेस इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका लो हो रहा है, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड। नरेशन भी लिख लो प्लीज। Being the goods costing rupees 1500 used in making furniture। मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आई होप कि आप लोग मेरा बात समझ के लिख पा रहे हो। Being the goods costing rupees 1500 used in making furniture। Complete sir? Up to 22 complete ना? दोनों साइड में डेबिट क्रेडिट टोटल करना, दोनों Yes, sir. साइड में डेबिट एंड क्रेडिट को टोटल करना। डेबिट एंड क्रेडिट को टोटल करना, कितना आता है बताना प्लीज। Sir, 5,700. वेरी गुड सर, 5700। ये आप जब बाद में लेजर पोस्टिंग करोगे ना, आपको ये सब कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये सब टोटल करने का मतलब क्या है। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेजर सिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ओके सर, ओके सर। 10 एंड 11 अगर आप लोगों ने किया तो बहुत अच्छा, ठीक है, नहीं किया तो मैं नेक्स्ट दिन चर्चा करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल चीज सिखाऊंगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको वादा किया था कि सर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आपको याद है वो इलस्ट्रेशन 7 एक बार ओपन करो। इलस्ट्रेशन 7 देखो, दोनों पीडीएफ है ना, जो पहला पीडीएफ है मतलब इससे पहले का जो पीडीएफ है वो वाला पीडीएफ एक बार ओपन करो। इलस्ट्रेशन 7 में हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर लिया था, जर्नल डन है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए होमवर्क है, ओके। जर्नल एंट्री वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर क्लास। लेकिन सर यहाँ पर एक पॉइंट था। पॉइंट क्या था? आप लोगों ने क्वेश्चन ओपन किया इलस्ट्रेशन 7 प्रीवियस पीडीएफ में है। हाँ सर। इसका जो प्रीवियस पीडीएफ है उसमें है इलस्ट्रेशन 7। उसमें देखो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7, डेट नंबर 7 8 आई थिंक। जर्नल ऑलरेडी डन था। आप लोगों ने 8 में आ जाओ। देखो, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ओपन कर लिया सब कोई, प्लीज टेल मी, क्वेश्चन ओपन कर लिए? हाँ सर। Yes, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 7 में डेट 7, ओके, डेट 7 में, डेट 7 को एक बार मैं रीड करता हूँ, ध्यान से सुनो। जर्नल ऑलरेडी अंडरस्टैंड हो गया था, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको बोला था डिस्कस करना है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 टू अनीता फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। माइंड दिस लैंग्वेज, ओके, 25% ऑन कॉस्ट। पॉइंट नंबर 7 में ये बोला गया था। एंड डेट 8 में बोला गया था सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 टू अनिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स। और आपको याद होगा स्पेशली इन पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में आप लोगों को एक अंडरस्टैंड में दिक्कत हो रहा था कि सर 20% ऑन सेल्स बोला है लेकिन हमारे पास कॉस्ट का डेटा है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था
कि 20% का मतलब होता है 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब होता है 20/100, मतलब हम इसको बोल सकते हैं 1/5, 1/5। तो ये यहाँ पर था 1/5 ऑन सेल्स था। देखो अगर आप थोड़ा रिमेम्बर कर सकते हो, ऐसा दूसरा सम्स पे भी आगे आपको मिलेगा। ऐसा आगे आगे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत दिखेगा, डेप्रिसिएशन में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, ये सब चैप्टर में आपको ये सब पॉइंट बार बार आएगा। 20% ऑन सेल्स, इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था अगर 1/5 ऑन सेल्स है तो 1/4 ऑन कॉस्ट होगा। ऐसा सिखाया था ना आपको मैंने? यस और नो, प्लीज टेल मी। हाँ सर। तो 1/5 ऑन सेल्स मींस 1/4 ऑन कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि फिलहाल आप रूल याद रखो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका डिटेल समझाता हूँ। तो ये 1/5 ऑन सेल्स 1/4 ऑन कॉस्ट, इसका मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि ये क्या है। ठीक है, जब भी ऐसा सम्स में रहेगा आपको क्यों ऐसा करना चाहिए। जैसे यहाँ पर 20% ऑन सेल्स है, लेकिन अगर आपके पास डेटा कॉस्ट का, जैसे अगर 8 तारीख का एंट्री में आपको एक बार बताऊं, फिर से आपको मैं अगर फिर से 8 तारीख का एंट्री बताता हूँ ताकि आप फुल्ली कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, 8 तारीख का एंट्री देखो एक बार। 8 तारीख का एंट्री देखो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 टू अनिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज्ड 8% सेल्स टैक्स एंड पेड कार्टेज ₹100। ऐसे तो पूरा का पूरा एंट्री डन है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने क्या एंट्री किया था हम लोगों ने क्लास में? अनिल अकाउंट डेबिट किया था, है ना? अनिल अकाउंट डेबिट था, टू सेल्स अकाउंट था, टू सेल टैक्स था, राइट? अनिल अकाउंट डेबिट था 43,300 में, टू सेल्स अकाउंट था 40,100। यही वाला बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि सर सेल्स 40,100 क्यों एंड बाकी सेल टैक्स था 3,200 का, याद है सर? लेकिन बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था सर इसको 40,100 आपने कैसे कर दिया। तब मैंने आपको यहाँ पर एक एनालिसिस दिखाया था कि कॉस्ट कितना था प्रोडक्ट का, 40,000 का कॉस्ट था कि नहीं? देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 क्वेश्चन में था कि नहीं? हाँ सर। The product cost was 40,000. Product cost 40,000. Next, प्रॉफिट ऐड किया आपने, है ना? मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बोला था कि क्वेश्चन में बोला एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रॉफिट ऐड किया, ऐड प्रॉफिट। ध्यान देना बात को, ऐड प्रॉफिट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नॉलेज है। 25% ऑन कॉस्ट। तो क्योंकि आपने 25% ऑन कॉस्ट किया तो 40,000 का 25% करके आपका आया था 10,000, तो आपका टोटल हुआ था 50,000। बट क्वेश्चन यहीं पर था कि सर क्वेश्चन में डेटा तो है, क्वेश्चन में डेटा जो था वो 20% ऑन सेल्स का डेटा था। हेलो, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो? क्वेश्चन में डेटा है 20% ऑन सेल्स का, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट। बट वाई? क्यों इसमें अगर हम 20% लगा देते, पॉइंट यही है, प्रॉब्लम क्या, अगर मैं यहाँ पर 20% लगाता तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, सेल्स अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं 20% यहाँ पर लगा ही नहीं सकता बिकॉज मेरे पास जो डेटा है वो कॉस्ट का है। तो कॉस्ट में 25% लगना चाहिए। अब ये क्यों? अगर 20% ऑफ सेल्स बोलता है दैट मीन्स 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब हम बोल सकते हैं 1/5। ओके, और मैं कह रहा हूं कि अगर सेल्स 1/5 है तो मैं बता रहा हूं कि आपका कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा होगा, दैट इज 1/4 ऑन कॉस्ट होगा, दैट मीन्स 25%। अब करके देख सकते हो, कैलकुलेटर में 1/4 करो इंटू 100 करो, आपको मिल जाएगा 25%। 1/4 इंटू 100 करो, आपको 5% मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसका एनालाइज क्या है सर, कि जब 20% ऑन सेल्स बोले तो वाई शुड वी यूज 25% ऑन कॉस्ट? हम क्यों ऐसा करें? ऐसा हमेशा कर सकते हैं आप, लेकिन क्यों करें? क्या मैं सिनेरियो समझा पाया? तो मैं आपको एनालाइज कराऊंगा अभी। सिनेरियो क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ सर।
ओके Yes, अब देखो sir. एनालाइज देखो, अगर आपको सिनेरियो क्लियर है तो आपको मैं अभी यही बताना चाहता हूं कि इसका एनालाइज कैसे करना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1/5, आप लोग लिख लो इसको, 1/5 ऑन सेल्स मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। ओके, 1/5 ऑन सेल्स मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। इसको मैं अगर सम्स वाला लैंग्वेज को यूज करूं, दैट इज अगर 20% ऑन सेल्स मीन्स 25% ऑन कॉस्ट। हाउ टू, अब हाउ टू कैलकुलेट, सबसे पहले 20% ऑन सेल्स को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कॉस्ट सेल्स, प्रॉफिट कॉस्ट सेल्स। आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोला यहाँ पर 20, आपका बोला 20% ऑन सेल्स। ओके, क्या बोला 20% ऑन सेल्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है तो अगर प्रॉफिट आपका 20 है तो सेल प्राइस कितना है 100। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अच्छा अगर मेरा प्रॉफिट 20 है और मेरा सेल्स तब 100 होगा। ₹100 मेरा सेल होगा तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना 20% प्रॉफिट। इज इट क्लियर और नॉट? तब मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, अगर 100 मेरा सेल प्राइस है, प्रॉफिट मेरा 20 है, तो 100 से 20 हटाओगे तो क्या मिलेगा 80। 80 इज माई कॉस्ट। हाँ या ना बताओ प्लीज। हाँ सर। अब सिमिलरली अब यहां पर भी करो। अब यहां पर इसको सिमिलर कर लो, जस्ट सिंपल कर लो। अगर आपका 80 कॉस्ट है तो इसमें प्रॉफिट कितना है 20 है ना, प्रॉफिट 20 है ना कॉस्ट पे, तो 20/80 मतलब 1/4। तो देखो 1/4 मतलब क्या 25%। देखो जब आपका सेल्स में प्रॉफिट था 20%, अभी आपका ये कॉस्ट में प्रॉफिट हो गया 25%। बताओ सिनेरियो क्लियर है कि नहीं? 20% ऑन सेल्स था, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80, सेल्स 100। ओके, जब आपका प्रॉफिट 20 है, सेल्स 100 है, कॉस्ट आपका 80 है। ओके, तो आपका 1/5 ऑन सेल्स था, इसका मतलब मैंने आपको लिखा था कि सर आप फिलहाल इतना याद रखो 1/4 ऑन कॉस्ट। ओके, तो देखो यहाँ पर 1/4 प्रूव हुआ ना। आपका प्रॉफिट अमाउंट तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन आपका प्रॉफिट सेल्स पे था 100, लेकिन कॉस्ट के ऊपर करोगे तो 20/80 करोगे तो 1/4 होगा, तो 1/4 मतलब 25%। ऐसा आप किसी भी अमाउंट के साथ कर सकते हो, किसी भी अमाउंट में, किसी भी अमाउंट में कर सकते हो। दूसरा अमाउंट में करके देखें, मैं आपको करके अभी अभी आपको मैं बताता हूँ, आप करके बताओ मुझे। क्या सबको समझ में आया या फिर हाँ या ना? प्लीज टेल मी। 1/5 ऑन सेल्स मींस 1/4 ऑन कॉस्ट। क्लियर है? हाँ सर। मतलब क्यों ऐसा किया था हम लोगों ने, ये मैं आपको इसीलिए समझा। ये नॉर्मल आपका वो बचपन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करते थे ना, उसमें भी ये सब सिखाया जाता था, जो एकदम 7, 8, 6 में आई होप सीखते थे। ओके, एक बार आप मुझे बताओ, सपोज है आपका 30% ऑन सेल्स, 30% ऑन सेल्स है प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट बता दिया 30% ऑन सेल्स, तो आपका कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, प्रॉफिट कॉस्ट सेल्स। ओके, तो आपका प्रॉफिट क्या है 30, कॉस्ट क्या है, अच्छा सेल्स कितना है 100, अगर सेल्स 100 है कॉस्ट कितना हो जाएगा 70। ओके, तो अगर आपको कोई पूछे कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना, पी फॉर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल्स है आपका 30, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा 30/70, तो कितना हो जाएगा 3/7। मतलब अगर आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स 30%, मतलब 30/100 कर दो, 0.3 है ना, मतलब 30% ऑन सेल्स था तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो जाएगा 3/7, मतलब 3/7 करके भी आप सोच सकते हो।
मतलब 42.85। अगर आपका सेल्स प्रॉफिट ऑन सेल्स 30% है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो जाएगा 42.85 3/7 करके। समझ में आ रहा है? सपोज आपको दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब एज पर क्वेश्चन पे ऐसा कुछ भी रह सकता है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, तो आपका कैलकुलेटिव सिस्टम क्या हो जाएगा? अब सिमिलरली सिंपल करना, प्रॉफिट का एक कॉलम बनाना, एक कॉस्ट का कॉलम, एक सेल का कॉलम। तो अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो आपका प्रॉफिट 25 है, ये आपको क्लियर है। लेकिन आपका सेल क्या होगा जानते हो? आपका सेल्स अमाउंट हो जाएगा, मतलब सॉरी, आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 100। ओके, तो 100 अगर आपका कॉस्ट है, प्रॉफिट अगर आपका 25 है, आपका सेल अमाउंट क्या होगा? एनीबॉडी? प्रॉफिट 25, कॉस्ट 100, सेल क्या होगा? 125। वेरी गुड सर, 125। तो अगर हम आपको यहाँ पर पूछे कि आपका 25% ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स ये 1/5 ना, सॉरी 1/4, हाँ 1/4, 1/4 है, 1/4 ऑन कॉस्ट है आपका। तो आप यहाँ पर अगर कॉस्ट में बोला तो सेल में निकाल लो ना, 25/125, मतलब 125 आपका सेल्स के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5, 1/5 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल। प्रूफ हो रहा है सर? हेलो, सर मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स का डेटा गिवन है और आपके पास कॉस्ट है, तो आप उस पर ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आपके पास कॉस्ट का डेटा गिवन है, सेल्स पे ट्रांसफर करने को बोल रहा है, तो आप कर सकते हो। आप ये वाला मेथड यूज करना। प्रगति समझ में आया? प्रगति, निग्धा, निबिड़ हो जाएगा जी, निबिड़, सर। ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ रहे ना, मतलब ये थोड़ा ट्रिक, एक थोड़ा ट्रिकीनेस कभी कभी दे देता है सम्स के अंदर। ओके, तो घबराने का बात नहीं है और रटने का बात नहीं है, मतलब डोंट मग अप एनीथिंग। कुछ भी चीज आपको रटने का जरूरत नहीं है, मतलब যেটাকে আমরা বাংলায় বলি মুখস্থ করা, কোনো কিছু মুখস্থ করতে হয় না, এভরিথিং লজিক্যালি মনে রাখা যায়। আর সবকিছুর পেছনে রিজন আছে, हर चीज के पीछे रीजन है। अगर आप रीजन ढूंढोगे तो आपको हर चीज का पता चल जाएगा, ठीक है। डोंट मग अप एनीथिंग। ओके सर, तो आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि सर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, तो मैंने आपको आज ये 1/4 ऑन सेल्स एंड 1/5 ऑन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। वेरी गुड सर। अच्छा, जर्नल एंट्री में 8, 9 हो गया सर, 10, 11 बाकी है, और भी कुछ है 12, 13 में आपको मैं देता हूँ, वो आप घर में प्रैक्टिस करो, मुझे नेक्स्ट दिन बताओ, ठीक है। मैं नेक्स्ट दिन और एक जर्नल लूंगा और फिर जाके मैं जर्नल कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आज मेरा क्लास इतना ही है। और भी जर्नल, और भी थोड़ा लेवल अप जर्नल मैं आपको घर के लिए ट्राई करने के लिए देता हूँ सर। आप लोग घर में प्लीज ट्राई करो, और नहीं होता है डोंट वरी, मैं क्लास में सॉल्व करूंगा। 10, 11 ऑलरेडी पहले का होमवर्क था, उसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ होमवर्क के हिसाब से, ठीक है। और PDF सबके मोबाइल में चला जाएगा व्हाट्सएप में, आप उसको घर पे ट्राई करो और मुझे नेक्स्ट दिन बताओ। मैं क्लास में जो टफ होगा उसको मैं ऑब्वियसली डिस्कशन करूंगा, और तब जाके मैं हम लोग क्या करेंगे, जर्नल कंप्लीट करके हम लोग लेजर में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जर्नल कंप्लीट करके लेजर में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर दैट कैश बुक वगैरह में जाएंगे। लेकिन तब तक मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग मैम के पास जो एडवांस लेवल का पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो रिगार्डिंग टुडेज क्लास।